यहीं से होगी, हम साधन को साधन मानेंगे ही। यही जागृति का मुद्दा है कि नहीं, मैं मेरा अस्तित्व ये शरीर नहीं है, मैं शरीर तो मेरा साधन है, मैं तो जीवन हूँ, मैं चैतन्य इकाई है ना। और मैं ये ज्ञान अर्जन और ज्ञान प्रमाणित करने के, अभी जितना भी हमारी ये शक्तियाँ ज्ञान अर्जन करने की, वो किस चीज के लिए ज्ञान अर्जन कर रहे हैं? शरीर की अनुकूलता हो। जितना ज्ञान हम जनरेट कर रहे हैं आज की डेट में, जिस सो कॉल्ड ज्ञान, वो शरीर की अनुकूलताओं के लिए जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें कभी तृप्ति मिलती नहीं है ना। हर प्रकार का सब कर लिया, सही भी करके दे लिया और पटांग करके भी देख लिया है ना, सबके लिए कुछ ना कुछ रीजनिंग भी दे दी, वो उधर जाके तृप्त होना नहीं है, मूल मुद्दा ही है। शायद इसके लिए फसावट की सबसे बड़ी वजह या सबसे बड़ी रुकावट हमारी जागृति में है इस बात का विश्वास होना कि हम शरीर के बियॉन्ड कुछ है, या शरीर से बढ़ के मुझे ये शरीर खत्म भी हो जाए तो जीवन खत्म नहीं हुआ, कोई दूसरा शरीर मिलेगा, ये इसमें विश्वास होना मुश्किल हो रहा है। सब जगह की चीजें बंद करवा दो। तो इसी वजह से हम जो कुछ है इसी जीवन यात्रा में, इसी शरीर यात्रा में, इसी शरीर यात्रा में हम करना चाहते हैं, इसीलिए हम धन अर्जन करते हैं, उसको होर्डिंग करते हैं, धन को बढ़ाने के लिए हर तरीके का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो करते हैं आप सही कह रहे हैं, पर इसके करने का कारण ये नहीं है कि मैं सब कुछ एक शरीर यात्रा में करना चाहता हूँ। इसका कारण मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस शरीर यात्रा के बाद इस जीवन को कोई दूसरा शरीर मिलेगा, इस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, वो कॉन्फिडेंस होना या ना होने की वजह से हम ये नहीं कर रहे, इसलिए हम कर रहे हैं कि मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ, मैं शरीर हूँ और शरीर को तृप्त कर, मेरी जो अतृप्ति है वो मैं मानता हूँ मेरे शरीर की अतृप्ति, शरीर की कोई अनुकूलता नहीं है जिसके कारण मेरे को अंदर ये फीलिंग हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, शरीर को अलग अलग प्रकार की अनुकूलता ट्रायल एंड एरर से देता हूँ, सुन के देख के है ना, कभी खाने को देता हूँ, आड़ निद्रा है मैथुन इसकी वस्तु इसको देता हूँ, दूरदर्शन दूरगमन दूर श्रवण की वस्तु इसको देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इसमें मैं तृप्त हो जाऊंगा, मेरी अतृप्ति का भाव चला जाएगा। उसको करते जाते मूल्यांकन वाले पे ध्यान नहीं है हमारा, तो हमने ये सोच के किया था और ये तृप्ति तो हमारे को मिली नहीं, लेकिन क्या होता है हम इसके प्रभाव में बहते रहते हैं, तृप्त नहीं हुए लेकिन डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं उसमें। जैसे हमने रास्ते पे जाना है, कहीं जाना है, गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में अरे बड़ा अच्छा चल रहा है, ये चल रहा है, हॉर्न भी बढ़िया बजता है, इसके अंदर बड़ा अच्छा एसी है, ये सब से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हमें जो लक्ष्य पे पहुंचना था, हमको जो तृप्ति पानी थी वो नहीं मिल रही है, ये नहीं सोच रहे। ठीक है। तो मुद्दा कहाँ से शुरू हो रहा है? जो मौलिक मान्यता हमारी है, मैं शरीर हूं, बोलते हम कुछ भी हैं, चाहे आदर्शवादी लोग बोले चाहे भौतिकवादी बोले, मौलिक मान्यता जो है मैं शरीर हूं, ये हमारी सभी के अंदर एकदम मतलब बेस में होती है, एकदम नींव में होती है। इसका कारण क्या, ऐसी होती क्यों? क्योंकि जब शरीर यात्रा शुरू होती है, शरीर चलाने के लिए उस शरीर के साथ तदाकार होना पड़ता है, गर्भ जीवन को, वो उस वक्त उसको चलाने के लिए मानता है मैं शरीर ही हूँ, इससे कम में वो चला नहीं सकता उसे। अच्छा, तो वहां से वो है बीज उसका, अब उस बीज के साथ वो पैदा होता है। अगर ज्ञान उसके आसपास वातावरण में होगा तो उसको धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम से वो देख के उससे बाहर आ जाएगा, पर वो ज्ञान है ही नहीं अभी। तो उसके आसपास के लोग भी उसी बोल रहे हाँ तुम भी शरीर हो, हम भी शरीर है, हमारे आप हम सारा काम हमारा शरीर की डोमेन में, ये हमारी फसाद है। तो आपके कहने का मतलब लेट्स इमेजिन कि कोई ऐसा गांव है जिसमें 100 लोग रहते हैं, हाँ। वो सब इस फसावट से निकल के अपने आप को शरीर नहीं मानते, अपने आप को जीवन मानते हैं। हाँ। उस गांव में कोई नया बच्चा पैदा होगा, हाँ। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो इस फसावट से दूर रहेगा। नॉट वेरी बिगिनिंग, पहले 2-4 साल 5 साल 10 साल तो उसी भाव में रहेगा, उसको धीरे धीरे देखेगा अरे ये तो अपने को शरीर नहीं मानते,
तो उसको वो जांच परख करेगा अपने, क्योंकि उसके पास तर्क शक्ति है, उसके पास जांचने परखने की ताकत है, वो करके उसमें जब वो वैलिडेशन पा लेगा, एविडेंस पा इस लेगा, चीज तो को जांचने के लिए, इस चीज को मानने के लिए जांचना जरूरी है। जांचना जरूरी वे ऑफ लाइफ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मानव में नहीं हो सकता। निर्णय पूर्वक ही होगा। अच्छा, जबकि हम शरीर तो मतलब बाय डिफॉल्ट मानते हैं अपने आप को शरीर। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट है, वो आ गया, वो जन्म के साथ हमें मिला हुआ है। अब ये निर्णय पूर्वक होगा कि नहीं होगा? हाँ, ज्ञान पूर्वक, ज्ञान निर्णय पूर्वक है, इसलिए ये लाइन को लिखे, ज्ञान निर्णय। ज्ञान निर्णय पूर्वक। थैंक यू। बढ़िया जी, ये सब बढ़िया। चलिए हम अब नहीं जाएगा ना? बढ़िया। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी, कि ये व्यवस्था तो बनाई गई है, मतलब व्यवस्था है ये, हेलो 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 हेलो, वहाँ से शायद, हाँ, मेन वाला होगा, और इसका वो जो कनेक्टर है वो जुड़ा है ना, कनेक्टर केवल मशीन से भी ऑफ है। मशीन का बटन ऑफ हो, लाइट नहीं दिख रही ना उसके लिए। सबसे किनारे से पावर नीचे बटन है। है। हाँ, हेलो, हाँ ठीक, हाँ जी भैया बोलिए, माइक दीजिए भैया को, अब तो कुछ नहीं छूटा। हेलो, मनुष्य ही, मानव ही क्यों? मतलब पूरा बोलिए ना, मतलब मेरा कहने मतलब है ये मैं कि- क्यों बोलता हूँ पूरा बोलिए। आपके अंदर कोई विचारों का एक क्रम चला है, हाँ उसके सार के रूप में आपका छोटा सा प्रश्न बना है, हाँ हाँ उस क्रम के दृष्टा केवल आप है, मेरे को नहीं दिख रहा हो क्या? हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल। तो थोड़ी सहायता कीजिए। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल करता हूँ। मतलब ये जो प्रकृति और ये जो ब्रह्मांड की व्यवस्था है, जी, इस व्यवस्था में मनुष्य को दृष्टा के रूप में जो है जन्म मिला है, और तो मनुष्य ही को क्यों? प्रश्न ये है। इसको ऐसे पलट के देखिए, जिसको दृष्टा पद में स्थापित होने की का अधिकार है, उसका नाम मनुष्य है। ऐसी इकाई को मनुष्य कहते हैं। संयोग से आप और हम मनुष्य हैं। या ये इसको कहें कि ये सौभाग्य है? सौभाग्य ही है पूरा प्रकृति, पेड़ का पेड़ होना सौभाग्य है, गाय का गाय होना सौभाग्य है, मेरा कहने का मानव का मानव होना सौभाग्य। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इन अवस्थाओं से ऊपर उठ के आए हैं, इसलिए हम इसको सौभाग्य कहें। देखिए, अगर आप अपने को देखते हैं मानव रूप में, हाँ है ना, तो मानव होना प्रकृति के स्वभाव का एक भाग ही है, मानव का प्रकट होना। ठीक है, तो कुछ पदार्थ जो है, बहुत सारा पदार्थ पदार्थ अवस्था के रूप में ही क्रियाशील रहेगा। कल हमने वो देखा था चार्ट, उसमें से कुछ पदार्थ सांस भी नहीं लेने लगेगा। जो पदार्थ सांस लेने लगा, आप बोलना चाहते हैं कि वो उसका सौभाग्य है, तो सौभाग्य है। ठीक है। अब उसमें से सांस लेने वाले पदार्थ में से कुछ पदार्थ विचरण भी करने लगेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर वो उसका सौभाग्य है तो सौभाग्य है। और उसमें से कुछ पदार्थ ये समझने के अर्थ में, अर्थों को पहचानने के लिए इसमें क्रियाशील होते हैं। उसमें से हम भी, मतलब हम ये बात अगर कहते हैं जी, तो सहजता से इसको स्वीकारने में हमारे लिए बहुत सुलभ रहेगा। हाँ, कि हमें जो मतलब मानव को जो ये दर्शन प्राप्त हुआ है, इस अवस्था में जो आप हमें, जो व्यवस्था में जो चक्षु आप देना चाह रहे हैं ज्ञान का, उसमें सरलता रहेगी, क्या ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल, सरलता ही उसका एकमात्र उपलब्धि है। जब ज्ञान होता है, ज्ञान का प्रमाण सरलता के रूप में ही है। तो देखिए, इसमें क्या है, ये कोई विशेषता नहीं है, ये पहले ध्यान देने की बात है। मानव होना कोई विशेषता नहीं। जैसे ये ऐसे ही हो गया, जैसे शरीर के अंदर है ना, अलग अलग अंग अवयव है, जी हाथ होना, पैर होना, कान होना, नाक होना, आंख होना। जी। अब आंख होना कोई विशेषता है ऐसा बोलने लगे
विशेषता किस आशय से कि मैं ज्यादा अच्छा हूं, बाकी मुझसे कम है। मतलब ये अभिमान आ सकता है इससे। है ना, ये अगर ऐसा सोचते हैं, ऐसा कुछ सौभाग्य नहीं है हमारा, हम कोई विशेष नहीं। फिर क्या है भाई, शरीर चलने के लिए आंख की भी उतनी जरूरत है जितनी चमड़ी की है, नाक की है, हाथ की है, पैर की है, अंदर के अंग अवयव की, सबकी उतनी ही भूमिका है। उनमें से कोई भी नहीं होगा तो शरीर पूरा नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक है ना। तो इस बात को जब हम समझ लेते हैं तो हमारे पास कोई विशेष अधिकार है ऐसा नहीं लगता। हमारे को अपने प्रयोजन को पाना है, हमें अपनी उपयोगिता को सिद्ध करना है, हमारी भूमिका को पहचान के उसको पूरा करना है, ये हमारा काम है। बाकी चीजें अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर रही हैं, मानव अभी तक किया नहीं है इस धरती पे। मैं चाहूंगा कि भूमिका को थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। वो अभी तो वही तो चर्चा हो रही थी। हाँ, वो तो रही थी, थोड़ा सा जो है हमारी भूमिका यही है कि देखिए, जो ज्ञान अवस्था की इकाई है वो ज्ञान के अभाव में अव्यवस्थित होती है। अव्यवस्थित होने का मतलब है उसका आचरण जो है वो पूरे प्रकृति के अंदर वो अव्यवस्था को फैलाता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी बिल्कुल। ना समझी में। हाँ तो वो हमें दिख रहा है जी। पर ज्ञानावस्था होने के कारण उसके अंदर ज्ञान अर्जन करने की और ज्ञान को प्रमाणित करने की क्षमता है जी। है ना, संभावना है। हाँ। उस संभावना के अनुरूप जब वो अपने को साध लेता है और उसमें स्थापित हो जाता है तो व्यवस्था को प्रमाणित करने लगता है, व्यवस्था में भागीदार होने लगता है। उसका सुख उसको भी मिलता है और उसके आसपास जो प्रभाव जाता है उसमें भी व्यवस्था का यानी सुख का प्रभाव जाता है। वो खुद भी सुखी रहता है, दूसरों को भी सुखी करता है। अज्ञान में खुद भी दुखी रहता है, दूसरों को भी दुखी करता है। हाँ, बात हुई थी कि आपने कहा था व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन इन द इन्वायरमेंट। तो मेरे को जानना था कि इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूशन के टर्म में किस मैं सुना ठीक से सुन नहीं पाया, क्या बोल रहे हैं आप? एक दिन इस टॉपिक पे बात हुई थी ना, आपने पूछा था कि शायद आपने कहा था व्हाट इज द रोल्स ऑफ ह्यूमन इन द हाँ। इन्वायरमेंट। हाँ, तो मेरे को जानना था कि इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूशन के टर्म में ह्यूमंस के क्या क्या रोल्स हैं। इस पे हमारी 3 बार बात हो गई है क्लास में और आज सुबह से भी यही बात चल रही। वो तो मैंने सुना, वो जैसे आप बात कर रहे थे वो दृष्टा के रूप में तो आपने बात करी, लेकिन देखो पूरा सेशन अटेंड करने से सब कनेक्शंस बनते हैं। थोड़ी देर के आके फिर बाहर चले जाना उससे कनेक्शंस नहीं बनते। अब तो आखिरी दिन आ रहे, सेकंड लास्ट डे, अगली बार आओ तो पूरे उसमें बैठना, क्रम से कड़ी जुड़ी। अभी के लिए कुछ तो बता दें। हाँ जी, अभी के लिए पूरा बता ही रहे हैं। अभी तो मेरे को बहुत सारा कंटेंट पूरा करना है, बाकी लोगों के साथ अन्याय होगा फिर। ठीक है। ठीक, आगे बढ़। एक और चीज थी, हाँ। अभी कल जो जोश पे बात हो रही थी, जोश पे बात हुई थी ना कल। हाँ हाँ, तो मेरे को ये जानना था कि भी समटाइम्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो अगर हमको मतलब एक कंट्रोल में रखना है तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है कि ऐसा मतलब सिचुएशन ना आए कि ओवर कंट्रोल हो गए। समझदारी से ही हमारे अंदर नियंत्रण आता है। समझदारी क्या? जब भी वो एक्साइटमेंट का वो फेज होता है ना तो वो फिर वो समझदारी वाली बात आती हाँ, है। तो उस फेज में तो आप जो है वो भुगतोगे ही, जो भी परिणाम होंगे उसका कुछ नहीं। उसके बाहर आके अगली बार ऐसा ना हो उसके लिए आप समझदारी पूर्वक को अपने में स्थापित करके कर सकते हो। जैसे हम किसी चीज को देख के, और जैसे मैं डायबिटिक हूँ, कोई बढ़िया मिठाई देखे एक्साइटेड होकर खा गया खूब सारी, उसके दुष्परिणाम देखूंगा, मेरा ब्लड शुगर हो गया, तो अब मैं मूल्यांकन करके अपने को कोर्स करेक्शन कर सकता हूँ, ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। पर ये तब होगा जब मैं उस आवेश से बाहर होऊंगा, उस जोश से बाहर होऊंगा, ठीक से मूल्यांकन कर पाऊंगा। उस मोमेंट में कुछ नहीं कर सकते आप, वो तो आप बह गए हो, उसका तो परिणाम भुगतोगे अब आप। अगली बार वो घटना ना घटे उसके लिए आपको, जब आप आवेश में नहीं है, जोश में नहीं हो, तब आप उसके ऊपर सोचिए, समझिए, मूल्यांकित कीजिए, निर्णय लीजिए। मतलब मूल्यांकन ही एक तरीका है, एकमात्र तरीका। स्वयं का मूल्यांकन कर लो, गलती और अपराध से मुक्त हो जाओ। और कोई विधि नहीं है मानव के सुधरने की।
मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब हाँ। एक ही समय पे हर जगह होता है। तो जो आदर्शवाद ने क्लेम किए हैं, जो जैसे अर्थ का कोई क्रिएटर है, ब्रह्मांड का कोई क्रिएटर है, हाँ। तो वो तो वैसे ही फॉल्स हो जाते हैं। हाँ। और आदर्शवाद में जैसे ईश्वर की जो परिकल्पना की है, हाँ। वो इस शून्य से मैच करती है। तो क्या जीवन विद्या में शून्य को हम शून्य की तरह ही देख रहे हैं या ईश्वर की तरह देख रहे हैं? हमने तो कल नाम बताया कि सारे नाम से देख रहे हैं उसको। ईश्वर की परिकल्पना सहस्त्रवाद में बहुत निश्चित रूप में बताई गई। उधर परमात्मा शब्द भी था। इन सब की परिभाषा है। अस्तित्व में जो ऐश्वर्य है उसका आधार होने के कारण शून्य को ईश्वर संज्ञा है, ये उसकी परिभाषा थी। ठीक है। आत्मा से भी सूक्ष्म होने के कारण शून्य को परमात्मा संज्ञा। ये सब हम अध्ययन में डिटेल में कहते हैं क्यों ये नाम दिए गए। अब बहुत सारे भौतिकवाद या आदर्शवाद के अंदर अनेक विधाएं हैं। किसी ने ईश्वर की अलग अलग रूप में कल्पनाएं की हैं, पर हमने कुछ लक्षणों को लिया, सब को नहीं लिया, है ना। कुछ को लिया, जैसे सब जगह होने वाला लक्षण, उसको बोला ये है ना। हमने बोला अरूप होने वाला लक्षण, वो इसमें बताया। असीमित होने वाला, सबको समान रूप में प्राप्त होने वाला, है ना। इस तरीके से पूर्ण होने वाला, जिसमें कोई कमी नहीं है ना। उस तरीके के जो थे वो सब हमने इसमें देखे। पर कल्पनाओं में, कथा कहानियों में तो बहुत सारे और लक्षण बताते हैं, वो सबको नहीं लिया, कुछ गिने चुनों को लिया। उससे बोला कि अगर कोई वस्तु को ईश्वर नाम देना है तो ये शून्य वस्तु को ही बोल सकते हैं। इस विधि से हमने उसको बोला। जैसे परंपरा में उसको सर्वज्ञ भी बताया। हाँ, सब कुछ जानने वाला। सर्वज्ञ ईश्वर नहीं। सर्वज्ञ है समझदार मानव। ठीक है। तो देखिए जो पदार्थ अवस्था है, कल इस पे बात हो रही थी, मैं थोड़ी सी बात इस पे कर देता हूँ कि पदार्थ अवस्था में जो कुछ भी हो रहा है, संगठन हो रहा है, विघटन हो रहा है, ये वातावरण के दबाववश होता है। तो इसका जो भी घटनाक्रम घटित होता है पदार्थ अवस्था में, जैसे कोई लोहे का टुकड़ा पड़ा है, वातावरण से उसमें नमी वगैरह कुछ आने से जंग लग जाएगा। कोई मिट्टी है, वातावरण के दबाव से उसमें जो भी परिवर्तन, धूप पड़ रही है तो सूख जाएगी, है ना, या बारिश हो रही है तो भीग जाएगी। ऐसे ही अलग सभी प्रकार की वस्तुओं पे अपने वातावरण के दबाव से ही घटनाक्रम बनता है। तो सारा कुछ बाहर से होता है पदार्थ अवस्था। जो होता है वो नियम के अनुसार होता है, ये बात ठीक है। पर उसका कारक जो है, उसका कारण जो है, वो वातावरण का दबाव। फिर हम चलते हैं प्राणावस्था में। प्राणावस्था क्या है? प्राणावस्था की मूल इकाई है प्राण कोशिका। एक बायोलॉजिकल सेल या प्राण कोशिका से छोटे में आप प्राण क्रिया को नहीं देख सकते। तो इसको बोल रहे हैं प्राण रचना की मूल इकाई। जो कि सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? प्राण कोशिका। तो हमारा शरीर जो है ये प्राण कोशिकाओं से बना है। पेड़ जो है प्राण कोशिकाओं से बना है। जीवों के शरीर प्राण कोशिकाओं से बने हैं। तो जो भी चीज जिसको हम प्राण रचना कहते हैं, सब प्राण कोशिकाओं से बनी। तो पहली बात तो ये पकड़ने की है कि प्राण रचनाएं किससे बनी है? प्राण कोशिकाओं से बनी। और इन प्राण कोशिकाओं को का अगर क्रियाकलाप को हम समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो उसमें समझ में आता है कि ये इसमें पदार्थ से कुछ अधिक हो गया। तो पदार्थ से अधिक क्या हो गया? तो ये जो इकाई होती है, ये अपने वातावरण में से अपनी आवश्यक चीजों को लेने की क्षमता इसमें। तो इसमें चयन करने की क्रिया, इसको जो चाहिए, पेड़ को जो मिट्टी से चाहिए वो ले लेता है ना। उसको बहुत सारी चीजें उधर होंगी। उसी मिट्टी में एक आम का पेड़ लगा दीजिए, एक आंवला का लगा दीजिए, एक नीम का लगा दीजिए, एक बरगद का। तो बरगद को जो चाहिए बरगद वो ले लेगा, नीम वाले को जो चाहिए वो ले लेगा, आंवला वाले को जो चाहिए वो ले लेगा। तो उनके पास अपनी आवश्यकता को के अर्थ में चयन करने की क्षमता का विकास हो। तो ये
पदार्थ अवस्था की इकाई को जो चाहिए इसके लिए वो चयन करती है, ऐसा देखने को नहीं। पर प्राण रचना, प्राण कोशिकाएं जितनी हैं, चाहे वो एक कोशिका हो या कोई बड़ा शरीर हो, बड़ा पेड़ हो, ये सब के अंदर ये क्षमता है कि उसको अपनी आवश्यकता के लिए जो वस्तु चाहिए अपने वातावरण से, उसका चयन कर सकता है। पर ये सब क्रिया वो कब करता है? जब उसको अनुकूल वातावरण मिला। तो पेड़ को एक अनुकूल वातावरण चाहिए। अनुकूल वातावरण का मतलब है एक प्रकार का तापमान चाहिए, एक प्रकार की नमी चाहिए, एक प्रकार का दबाव चाहिए। ये सब अगर होगा तो ये अपना काम को ठीक से करेगा, है ना। एक तो ये काम प्राण कोशिकाओं में होता है। दूसरा, प्राण कोशिका जो करती है, बहुत अद्भुत काम जो करती है, वो क्या करती है कि बाहर से जो पदार्थों को लेती है और उसको अपने में परिवर्तित करती है और अपने ही स्वरूप में सजा के अपने जैसी एक और इकाई बना लेती है, जिसको बोलते हैं हम प्रजनन क्रिया। अपने जैसी दूसरी इकाई बनाना, ये प्राण कोशिका से शुरू होता है। उसके लिए रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है? उसको वातावरण से। जैसे पेड़ अपनी जड़ों से कुछ खाद पानी लेता है, पत्तों से कुछ सांस लेता है, कुछ इन सबको लेके वो अपने जैसी इकाई बनाने के लिए एक बीज तैयार कर देता है, उसमें पूरा का पूरा वो डाल देता है, बीज जमीन में जाता है, पूरा वृक्ष खड़ा हो जाता है। और सूक्ष्म स्तर पे देखेंगे तो प्राण कोशिका अपने वातावरण से लेके उसके अंदर उसके जैसी दूसरी प्राण कोशिका का सब स्वरूप तैयार होता है, वो 1 से 2 में बदल जाता है, फिर से 1 से 2 में बदल जाता है। इसको बोलते हैं सेल मल्टीप्लिकेशन अंग्रेजी में, यानी प्राण कोशिकाओं का बढ़ना, गणना, मतलब उनका विभाजन, संख्या बढ़ते जाना। विभाजन नहीं है, हम उसको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं कहते, मल्टीप्लिकेशन है। 1 से अधिक होता जा रहा है ना, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, ऐसे करके बढ़ता है। डिवीजन से तो चीज छोटी होती है, कम होती है। उसका केंद्र बिंदु होता है हर प्राण कोशिका, उसको बोलते हैं नाभिक उसका, या न्यूक्लियस। ये उसके अंग अवयव हैं प्राण कोशिका के। इसे आप बायोलॉजी की क्लास में आओ, स्कूलों में पढ़ाया जाता है सब, और ये पढ़ाया जाना चाहिए, स्कूलों में पढ़ाया जाता है तो ज्यादा हो गया। स्कूल के सिलेबस में सब बातें हैं, किताबों में दी हुई हैं, पर अभी पढ़ाई लिखाई तो ईमानदारी से होती नहीं है, है ना। कभी ये पढ़ना हो तो पढ़ा जा सकता है इसको। बाहर से क्या ले रहे हैं? क्या चीज? बाहर से क्या अर्जित कर रहे हैं? ये जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये इसको जो चाहिए अपने उससे, जैसे क्या चाहिए? क्या खाना चाहिए होता है, खाने की चीज जो है उसको चाहिए, उसको अपने अंदर खींच लेता है। तो वो निकाल देता है। खाने के बाद जो बचा उसको बोलते हैं अवशेष, है ना, उसको बाहर निकाल देता है। ये आप अपने शरीर से अध्ययन करो, आपका शरीर भी एक प्राण रचना है। आप खाना खाते हो, सांस लेते हो, सांस लेते हो तो सांस छोड़ते भी हो, यानी कुछ चीज अंदर गई और कोई चीज बाहर आई। अंदर क्या जाती है? जिसकी शरीर को आवश्यकता है। बाहर क्या आती है? जो शरीर बाहर छोड़ना चाहता है, अब उसकी आवश्यकता नहीं। ऐसे अंदर खाने में क्या लेते हैं? जो हमारे शरीर की आवश्यकता है। और मल मूत्र पसीने से क्या बाहर जाता है? जो शरीर के लिए अब आवश्यक नहीं। ऐसे ही प्राण कोशिका किस तरह से जैसी चीज इसने ग्रहण की वो से निकालता है, जैसी ग्रहण की वैसा नहीं निकालता। क्रिया जो उसने ग्रहण किया, हाँ, उसकी क्रिया करने के बावजूद हाँ, उसके अवशेष जो बचते हैं, जैसे आप जैसे लकड़ी लीजिए, आग लगाई, आग लगाने के बाद धुआं चले जाता है, राख बचती है, ऊर्जा हमने इस्तेमाल कर ली। ऐसे जो भोजन हम लेते हैं वो हर प्राण कोशिका के अंदर एक ईंधन का काम करती है, प्राण कोशिका को एक ऊर्जा देती है, और बाकी जो उसके अवशेष बनते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। राख और धुआं जैसे आता है वैसा है। ठीक है। हेलो हेलो, लाइट चली गई, देखना जरा। आज बिजली का खेल हो गया, शायद वो ट्रिप हो गया है, कुछ लो लेवल पे चला गया, डिस्टर्ब लोड ज्यादा होगा और डिस्चार्ज हो गई, बैटरी ज्यादा, उसको पहले चार्जिंग पे छोड़ना पड़ेगा।
वो उठने वो आ तो जाता है बार बार। प्रोजेक्टर की समस्या है ना, ये लोड ज़्यादा ले रहा है। लोड नहीं ले कभी रहा, भी बाहर जाता का लोड ज़्यादा है। बाहर सब बंद करवा दो ना। वो बैटरी जो है अगर उसका जो मिनिमम चार्ज होना चाहिए उसके पास पहुंच जाती है तो बैटरी के लिए भी बहुत नुकसानदेह है और सारे इक्विपमेंट के लिए भी बहुत नुकसानदेह। सवेरे सवेरे क्या हुआ है भैया कि अचानक 4 गीजर लग गए। हाँ तो चारों गीजर ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। हाँ वही समय सवेरे सब पानी निकालते हैं, उसी समय लाइट नहीं होती है, उसी समय लाइट नहीं होती। तो इसका इलाज एक तो ऐसे इवेंट्स में क्या किया कर सकते हैं इसको करेंगे, गीजर को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कर देंगे जी, इससे हटा दीजिए। एक तो ये है, दूसरा है क्योंकि हमें मालूम है सुबह लाइट जाती है, रात को गीजर चला के गर्म पानी गीजर में बड़े मजे से रहता है, सुबह नहा लो उसमें भाई, है ना। ठीक है, तो ये प्राण कोशिका का समझ में आया कैसे होता है, क्या हो रहा है। दूसरी क्रिया क्या कर रहा है, ये बाहर से सामान को ले रहा है और अपने जैसी एक और इकाई बना रहा है। तो यानी इकाई बनाने की क्रिया अब प्राण कोशिका में आ गई, प्राण रचना में आ गई। तो प्राण अवस्था अपनी जैसी इकाइयां बनाने की क्षमता के साथ, ये दूसरी क्षमता इसमें विकसित हो गई। तो दो क्षमताएं हो गई, एक तो वो ग्रहण कर सकता है, निष्कासन कर सकता है, इस दोनों के संतुलन में इसको बोलते हैं पुष्टि, है ना। आप भी अपने शरीर को देखो, शरीर कैसे पुष्ट रहता है। पुष्ट होने की जरूरत क्या है, क्योंकि शरीर के अंदर बहुत सारे अंग अवयव हैं, सब काम करते हैं। इसको काम करने से इसके अंदर क्षरण होता है, मतलब इसके अंदर कुछ चीजों को मतलब रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत रहती है। शरीर के अंदर ये जो भोजन और सांस लेने की प्रक्रिया है, ये रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करती है शरीर का, है ना। जो भी नुकसान हुआ है उसको भरपाई कर देती है, ठीक है। ये काम हम खाना खा के सांस लेके करते हैं, वही प्राण कोशिका के अंदर होता है। लेकिन अगर खाना खा रहे हैं और निष्कासन नहीं हो रहा है तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। खाना खा रहे हैं, निष्कासन ज्यादा हो रहा है, आवश्यकता से अधिक हो रहा है, तो भी बीमार हो जाएंगे। खाना नहीं खा पा रहे हैं तो भी बीमार हो जाएंगे एक समय के बाद। तो स्वस्थता किससे होती है, पुष्टि किससे होती है, ग्रहण और निष्कासन के संतुलन में। ये समझने की बात है। और फिर ये दूसरा काम क्या कर रहा है, ये अपने को पुष्ट बनाए रख रहा है, इसके लिए चयन क्षमता इसमें है। और दूसरा अपने जैसी इकाइयां बनाता है प्रजनन क्रिया, ठीक है। और ये सारा काम वो करता है अनुकूल वातावरण में, ठीक है। वातावरण अनुकूल नहीं होगा तो ये सब क्रियाएं नहीं होंगी प्राण कोशिका की। तो धरती के विकास में क्या हुआ पहले, तो धरती के विकास में पहले प्राण रचनाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ, फिर इसमें प्राण रचनाएं आई, फिर वो अपना काम करने में लग गए हैं। पत्थर में तो पदार्थ अवस्था है, उसमें नहीं होता। लकड़ी में भी नहीं है। पदार्थ अवस्था का मतलब समझ में आ रहा है जो आप बोल रहे हैं, ये सब चीजें पदार्थ कहते हैं। प्राण अवस्था में उससे अधिक गुण है, वो सांस लेती है, उसकी पहचान सीधा इससे है कि वो सांस लेती है। फिर उससे आगे है जीवावस्था, वो ऐसी चीज है जो सांस लेती है और चलती फिरती भी है। जीवावस्था किसे कह रहे हैं, जो सांस लेते हैं और चलते फिरते भी है। अब चलने फिरने के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं, है ना। हिंदी में उनको बोलते हैं नभचर, जलचर और थलचर, है ना। जमीन पे चलने वाले, पानी में चलने वाले और हवा में चलने वाले, ठीक है। ये 3 प्रकार के चलने वाले हैं। ये आपके साथ शेयर कर ही दी। तो ये जो चलने की उसकी क्षमता है, चलने का जो उसका कारण है वो इसलिए है क्योंकि जीवावस्था में अनुकूल वातावरण चयन करने की क्षमता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी कारण से यहाँ पे खूब गर्मी पड़नी शुरू हो जाए,
ठीक है, तो पेड़ पौधों को क्या होगा, सूख जाएंगे। और जीव जंतु क्या करेंगे, पलायन कर जाएंगे, वो पलायन कर जाएंगे, वो ठंडी जगह की तरफ चले जाएंगे। यानी वातावरण में उनके लिए जो अनुकूलता है, ऐसे वातावरण को चयन कर पाते हैं। तो ये प्राणावस्था से अधिक हो गए ना, उससे ज्यादा विकसित हो गए ना। प्राणावस्था तो नहीं कर पाती, पेड़ तो सूख जाएगा। या मान लीजिए किसी कारण से बाढ़ आ जाए, तो बाढ़ होगी तो जो पेड़ पौधे होंगे सब उसमें डूबेंगे, डूबने का जो भी प्रभाव आएगा आएगा। लेकिन जीव जंतु क्या आएंगे, वो ऊंची जगह पे चले जाएंगे। तो जीवों के अंदर ये क्षमता है कि वो अनुकूल वातावरण का चयन करें। इसलिए हर जीव की प्रजाति है ना, अलग अलग मौसम में अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं, जैसे व्हेल मछली है, वो पानी में तैरती है समुद्र में, वो धरती के चक्कर काट लेती है, इतना चलती है। कुछ पक्षियों को तो आप जानते हैं, हजारों मील दूर चले जाते हैं, रशिया से भारत आते हैं सर्दियों में। हाथी भी बहुत लंबी लंबी यात्रा कर लेते हैं। तो ये सब अपने अनुकूल वातावरण को ढूंढते हैं। आजकल तो कम दिखते हैं, पर हम बच्चे थे तब आसमान में अलग अलग मौसम में अलग अलग पक्षी अलग अलग दिशाओं में जाते हुए दिखते थे, झुंड के झुंड, खूब सारे। हाँ, जब जहाँ सर्दी ज्यादा बढ़ रही है वहां से गर्म वातावरण की तरफ जाते थे। जब जहाँ गर्म वातावरण में गए वहाँ गर्मी बढ़ने लगी तो अब ठंडे वातावरण की तरफ जाने लगता है। हजारों मील इसकी प्रक्रिया है। अपना जो बनारस है ना, यहाँ पर भी एक सार्डियन पक्षी है, हाँ। अभी इस स्थान पर रहते हैं। जैसे हल्की सी गर्मी आएगी तो वो पलायन कर जाते हैं। ये क्या है उसकी प्रक्रिया? ये इसको 4 दिन नहीं लगाए थे भाई क्या है, दोनों को लगाना साथ में चाहिए। इसको 4 दिन नहीं लगाया था क्या? छूट गया, कोई इससे हो जाएगा। वो इसलिए छोड़ते नहीं है भैया इसमें, क्योंकि वो ऊपर नीचे होने में फूकती हैं चीजें, वो भी तो झंझट है। इसको लगा के नहीं लगा दीजिए भैया। हाँ, इधर लगा दीजिए। ठीक है, तो जीवावस्था के अंदर अनुकूल वातावरण चयन करने की क्षमता है। अब इसके लिए देखिए मजेदार बात क्या है, अब उसको अनुकूल वातावरण के हिसाब से एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब जीव जो है एक शरीर रचना है, उसको अगर जाना है, जैसे मेरा शरीर, मेरे को इधर जाना है, तो सारे अंग अवयव जुड़े होने चाहिए ना, तभी तो एक साथ चल पाएगा। तो ये जोड़ने वाला जो हमारा वो है तत्व है जो शरीर के अंदर, उसको बोलते हैं मांसपेशियां। मांसपेशियां एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ के रखती है, ठीक है, पर जुड़ा होना ही पर्याप्त नहीं है। अब मैं जैसे एक पैर बढ़ाता हूँ, तो पैर बढ़ाता हूँ तो धड़ भी थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसके साथ, ताकि संतुलन बना, फिर दूसरा फिर संतुलन बना। अगर धड़ पीछे रहेगा और पैर बढ़ाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, या धड़ आगे चले जाएगा पैर वहीं रह जाएगा तो गिर जाएंगे। तो ये पूरे शरीर के अंदर एक तालमेल है। तो तालमेल बनाए रखने वाले तंत्र का नाम है स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो जीवों की पहचान व्यवहारिक रूप में बड़े आसान से की जाती है, जिसमें भी मांसपेशियां हैं या और साथ में ये है स्नायु तंत्र है या नर्वस सिस्टम है, ये सब जीवों की श्रेणी में, ठीक है। मेधस को वही नर्वस सिस्टम के लिए ब्रेन को मेधस कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आया जीवावस्था का, ये एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं, है ना, क्यों करते हैं, अनुकूल वातावरण का चयन। क्या जीवों में कुछ ऐसी मतलब शक्ति होती है जो प्रकृति में आने वाली आपदा को वो पहले पहचान लेते हैं? संकेतों को ग्रहण करते हैं। हमारी क्षमता जो है वो हमारे जो संवेदनाएं हैं वो इतनी अच्छे से नहीं है जितनी अच्छी कुछ जीवों की अलग अलग, जैसे
कुत्ते की सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी है, चील की देखने की क्षमता बहुत अच्छी है, चमगादड़ की सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है। ऐसे तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार देखते हैं, पहचान लेते हैं, थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। जैसे ये हमको पता है कि इसमें ये विशेषता है, इसमें ये है, जी, इसमें ये है, जी। तो मनुष्य की भी कोई विशेषता है? मनुष्य की विशेषता शरीर में नहीं है, ज्ञान में है। उसी के आधार पर तो राज कर रहा है अभी धरती पे। पर राज करता है लेकिन उसको बर्बाद नहीं करता, राज के नाम पे बर्बाद करता है। ये संकट है हमारा। राजा तो जो भी बनेगा बर्बाद ही करेगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने को विशेष अधिकार में स्थापित कर लेता है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मानव ने यही सोचा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पेड़ को काट देता हूँ, जीवों को मार देता हूँ, गड्ढा खोद देता हूँ, खदान बना देता हूँ, ये नदी रोक देता हूँ, ये सब मानव ने। ठीक है, अब बताइए, हमने जो देखा 3 अवस्थाओं में, पदार्थ अवस्था जो है उसमें जो भी घटनाक्रम घटित हो रहा है वो वातावरण के दबाव से हो रहा है, यानी वो पूरा वातावरण पे निर्भर है। फिर प्राणावस्था को देखा तो उसमें अनुकूल वातावरण में रहते हुए वो अपने वातावरण से अपनी आवश्यक वस्तुओं को चयन करते हैं। जीवावस्था में देखा कि वो अनुकूल वातावरण का चयन कर सकता है, यानी गर्म जगह से ठंडी जगह, है ना, पानी वाली जगह से सूखी जगह, इस तरीके से वो चयन कर सकता है। मनुष्य का क्या संबंध है वातावरण के साथ? कोई अनुमान लगाना चाहेगा? सांसों का आदान प्रदान, मतलब ऑक्सीजन लेता है और कार्बन वो डाइऑक्साइड तो उन्हें पेड़ देता भी है। कर ही रहे, जीव भी कर ही रहे। अभी जितने तीनों को हमने देखा, जैसे पदार्थ अवस्था वातावरण पर पूर्ण निर्भर है, पर प्राणावस्था में वो तो होता ही है लेकिन उससे अधिक कुछ करता है। वो क्या करते हैं? अपनी आवश्यक वस्तुओं को वातावरण से चयन कर लेते हैं। जीवावस्था ये तो करते ही, इससे अधिक कुछ करते हैं। अधिक क्या करते हैं? अनुकूल वातावरण को भी वो चयन कर लेते हैं। ठीक है, मानव ये सब तो करेगा, इससे अधिक कुछ करेगा। वो अधिक क्या हो? अपने अनुकूल वातावरण को बना देता है। हाँ, तो अपने अनुकूल वातावरण बनाने की क्षमता मानव में है। देखिए हमने ये बना रखा है सब, बनाने की भी और बिगाड़ने की भी। हाँ, तो समझ नहीं होगी तो जो बनाएगा उसके दुष्प्रभाव को नहीं जानता, वो कैसे हुआ है, क्या हुआ है। तो उसमें जो समझने वाली बात है, हमारे पास समय कम है तो मैं शॉर्ट में कर देता हूँ चीज को। तो मानव जो है वो जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, यानी उसमें एक चीज है जीवन है और एक भाग उसका शरीर। शरीर के लिए जो वातावरण है वो ये प्राकृतिक वातावरण। जीवन के लिए क्या वातावरण? वातावरण का मतलब होता है इकाई के ऊपर जिस चीज का प्रभाव आता है वो उसका वातावरण होता है। तो हमारे शरीर के ऊपर यहाँ के पेड़ों का, पौधों का, मिट्टी का, हवा का, पानी का, इसका प्रभाव आता है, तो ये सब हमारे लिए वातावरण होगा। ठीक है। हमारे जीवन पे किस चीज का प्रभाव आता है? जैसे आपका मन है, आपके जीवन में कुछ भाव होते हैं, ये भाव कैसे बनते? विचार कैसे बनते हैं? तो हमारे आसपास के जो लोग, यानी जो अलग दूसरी चैतन्य इकाई, वो हमारे साथ प्यार से रहते हैं, विश्वास के साथ रहते हैं, स्नेहपूर्वक रहते हैं, तो एक प्रकार के भाव बनते हैं। अगर वो हमारे साथ नाराज रहते हैं, अपमान करते हैं, अनदेखा करते हैं, तो अलग प्रकार से। तो जीवन के लिए वातावरण अन्य मानव, मानव में जो जीवन है उसका वातावरण क्या है? बाकी मानव। अभी जैसे हम इधर बैठे, हमारे अंदर के जो भाव है एक दूसरे को लेके जीवन के, वो एक दूसरे के प्रभावों से है ना? तो जीवन के लिए वातावरण क्या हो गया? सामाजिक वातावरण। शरीर के लिए वातावरण क्या हो गया? प्राकृतिक वातावरण। ये भेद समझ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है? अब प्राकृतिक वातावरण को
तो मानव की जो मूल क्षमता है वो वातावरण को विकसित करने की क्षमता है। वो अपने वातावरण को विकसित कर सकता है। अब शरीर का जो जन्म हुआ है वो तो प्राकृतिक वातावरण के संतुलन पूर्वक ही हुआ है, क्योंकि प्रकृति में संतुलन था, इसलिए मानव शरीर की रचना हुई प्रकृति में। तो प्राकृतिक वातावरण के अंदर कोई विकास करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। उसके साथ छेड़खानी जितनी ज्यादा करोगे उतना आपके शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव आएंगे। तो बहुत ज्यादा उधर छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। तो इस क्षमता को, जो वातावरण को विकसित करने की हमारी जो ताकत है, इसको कहाँ लगाएं? तो सामाजिक वातावरण को विकसित करने की जरूरत है क्या? है ना? शरीर तो प्राकृतिक वातावरण है, उसके साथ तालमेल बिठा लीजिए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो हमारी जो विकसित करने की कामना है, इच्छा है, कि जिसके कारण सारे नेता हमें विकास बेचते रहते हैं, वो असल में सामाजिक वातावरण को विकसित करने के लिए, और सामाजिक वातावरण को विकसित करने के लिए क्या तरीका है? एक अच्छा व्यवहार और कुशलता से अच्छा आचरण और शिक्षा। शिक्षा से ही सामाजिक वातावरण को विकसित किया जाता है, इसलिए मानव में शिक्षा की विधा है। अब जब तक इसको पहचानते नहीं है, समझते नहीं है, तब तक क्या करते रहते हैं? प्राकृतिक वातावरण को विकास के नाम पे उठापटक करते रहते, जिसके फल परिणाम से धरती को बुखार हो गया, ऋतु असंतुलन हो गया, प्रदूषण हो गया। वो सारी शक्ति कहां लगनी थी? सामाजिक वातावरण के विकास, ताकि समाज में मानवीयता स्थापित हो, समाज में न्याय धर्म सत्य स्थापित हो, इसके लिए लगनी थी। उधर तो काम किया नहीं, उधर तो शोषण में लग गए, एक दूसरे का शोषण करने लग गए, गला काटने लग गए, जेब काटने लग गए। उसी के लिए शिक्षा बना ली, जेब काटने के लिए, गला काटने के लिए। देखा यार, उल्टा ही हो रहा है। बिल्कुल उल्टा हो रहा है। सामाजिक वातावरण के लिए कोई कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं, तो कैसे ठीक होगा? सामाजिक वातावरण तो और बिगाड़ा जा रहा है। हाँ, देखिए सरकारें बिगाड़ रही हैं, धरती पे सारी जगह यही हाल है। कोई ना कोई भेद करके जी, माहौल खराब, समाज को तोड़ के, समाज में वैर भावना को पैदा करके समाज के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए करते हैं। कितना भी खेत सजा ले, अगर हमने समाज को नहीं सजाया तो बिल्कुल। अच्छा, तो दोनों में संतुलन चाहिए। प्रकृति के साथ तो प्राकृतिक नियम सहज है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, आवर्तनशील खेती में देखिए कितने आराम से हो जाता है। सामाजिक, उसके लिए हमारे को थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, और समाज की मूल इकाई है परिवार। परिवार व्यवस्थित होंगे, हमें से एक एक अपने परिवार में व्यवस्था का स्रोत बन सकता है, समझदारी पूर्वक। यही करने लायक काम है। जैसे मान लीजिए 50-60 लोग आए हैं, हाँ, सब लोग अपने परिवार को कदाच खिलाने लगे, हाँ, इससे बड़ी क्या बात है? बिल्कुल। तो मानव की जो क्षमता है, वो अपने वातावरण को विकसित करने की जो क्षमता है, उस क्षमता का मानव ने अभी तक सदुपयोग नहीं किया। उस क्षमता को उसने लगा दिए प्राकृतिक वातावरण के ऊपर, और सारे पहाड़, नदी, नाले, पेड़, जंगल सबको बर्बाद कर। परिवार भी सामाजिक वातावरण और विकास के कार्य नहीं लगे। सबके सब इसी का काम धंधे में लग गए ना सब। देखिए, विकास मान लिया मिट्टी, हवा, पानी, पत्थर को इधर उधर करना, ठीक है, और परिवार भी उसी काम में लग गए, समाज भी उसी काम में लगे, सब मिलके वातावरण, जो प्राकृतिक वातावरण को तहस नहस करने में लगे, जाने अनजाने। ये हमारी धरती पे जो बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, उसके मूल में यह कि हर व्यक्ति, परिवार, समूह, समाज, संप्रदाय, राष्ट्र, सबके सब इसी ऊट पटांग के काम में लगे।
और इसको नाम दिया विकास। कुछ तो इसमें अनजाने में लगे, कुछ जानबूझ के लगे। जी, जहाँ अनजाने ही हैं। अनजाने मतलब अज्ञान। अज्ञान मतलब मानव ने अपनी भूमिका को नहीं पहचाना, अपने महत्व को नहीं पहचाना। जो शोषण कर रहा है वो तो शायद जानबूझ वो भी अज्ञान में ही करता है। देखिए, शोषण करने वाला कोई दूसरा नहीं, मैं ही हूँ, आप ही हैं। किसी जगह पे हम शोषण कर लेते हैं, किसी जगह पे हम शोषित होते हैं। यह ज्ञान ही है। हम क्या कह रहे हैं? अभी हमारा चश्मा कैसा, मुझसे ज्यादा या अलग प्रकार का शोषण, ये ज्यादा खराब है। मैं तो थोड़ा वाला करता हूँ, जस्टिफाई कराता है, जस्टिफाई करता यही करते हैं सब लोग। तो अपने वाले के लिए रास्ता निकाले, पतली गली निकाल लेते हैं, कुछ भी नहीं दूसरे वाले के लिए तो गला घोटते हैं, चौड़ी गली। उसके लिए निकलने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते। सही है। एक दूसरे पे डंडा लेके चढ़े रहते, तुम खराब हो, तुम खराब हो। आप बताइए, जैसे उदाहरण के लिए सारी जितनी राजनीतिक पार्टियां वो कहती हैं हम देश के विकास के लिए, कहते हैं कि नहीं कहते? तो जो कोई भी देश के विकास के लिए होगा, उसके अंदर आपस में सहयोग होगा या विरोध होगा? अगर लक्ष्य एक है तो सहयोग होगा कि विरोध होगा? सहयोग। आपस में सहयोग मतलब पार्टी के अंदर जो अलग अलग पार्टियों के बीच में भी भाई देश का विकास करना है आपको, पार्टी का विकास सहयोग होना, देश तो एक ही है ना। तो कहते हैं देश का विकास करना होता है अपनी जेब का विकास। पार्टी का भी विकास नहीं, जेब का ही विकास है सबका। जो ऊपर है उसका वो विकास करे। तो लक्ष्य एक होगा तो सहयोग होता है। आप देख लीजिए, आपके परिवार में एक लक्ष्य होगा तो आपस में सहयोग होगा, अलग अलग लक्ष्य होंगे तो नहीं होगा। तो यही झंझट चल रहा है, मुंह में कुछ और है और आचरण कुछ और। नहीं, यदि वो ऐसा करे तो लोग वोट भी तो नहीं देते उनको, क्योंकि ये देते हैं तो जनसंख्या वाला काम है, काम की संख्या ज्यादा है। बहुत ही खराब है। ये राजनीतिक चर्चा दद्दा जी के पास भाग हाँ जिसमें मानव है, हाँ मानव के लिए चेतन और जीवन, हाँ, तो भौतिक रासायनिक की जगह प्राकृतिक आई नहीं सकती। क्या चीज फिर से बोलो? दूसरे वाले चैप्टर को हाँ, मानव चैतन्य अर्थात जीवन। मानव के अंदर क्या है? जीवन और शरीर, दोनों चीजें। तो भौतिक रासायनिक इकाई जहाँ लिखी है तो प्राकृतिक आई नहीं लिख सकती। नहीं, बहुत किसी बात को बताने की कोशिश की जा रही है। क्या बताने की कोशिश? मतलब एक ही है। ये प्रश्न बनना चाहिए, क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पे जो लिखा है आपको स्पष्ट नहीं हो रहा, आपका प्रश्न क्या बनना चाहिए? ये क्या बताना चाह रहे हैं आप? इकाई दो इकाई है मानव को। अगर हम देखते हैं तो मानव के दो पक्ष हमें दिखते हैं, एक चैतन्य पक्ष और एक जड़ पक्ष या भौतिक रासायनिक पक्ष। हमारा शरीर जड़ है ना, हाँ, इसको दूसरा नाम देते हैं भौतिक रासायनिक। ठीक है, तो मानव जो है उसमें जीवन चैतन्य पक्ष है और शरीर भौतिक रासायनिक पक्ष है। इस बात को इसमें लिखा है और इन दोनों के संयोग में ये संयुक्त रूप में मिलके काम करते हैं। मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो मानव को सामाजिक वातावरण को विकसित करने के लिए अपना श्रम लगाना है, अपनी जिंदगी लगानी है, अपनी ताकत लगानी। और किस काम में लगे हम? प्राकृतिक वातावरण के साथ छेड़खानी करें। ठीक है, इतनी चर्चा इसमें। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये तो हम छोड़ ही रहे हैं इस पर, इसकी बात नहीं करेंगे। अरे नहीं, हल्का हल्का नहीं चलेगा, ये गहरी बातें हल्के हल्के से नहीं पूरी सर को पूरी समझा दीजिए सर। अरे हिंदी बचे तो घंटा 2 घंटे जल्दी जल्दी करें। तुम्हें पूरी समझनी है?
6 महीने निकालो, मेरे साथ आ जाओ। 6 महीने पूरी बातें अच्छे से बताइए, ठीक है। 7 दिन में केवल छोटी सी झलक दिखाई जा सकती है, कुछ बातों, सब बातों की नहीं। जो भी ज्ञान अवस्था में चैप्टर सब है ना, मेरे को मालूम है क्या लिखा है, हकीकत को पकड़ रहे सर। हाँ ठीक है, करो तैयारी और मन लगाओ। पूरा नाम क्या लिखते भैया? वर्मा। उसके बाद चतुर्वेदी हो जाओगे। ये तो प्रसिद्ध नाम है ना। हाँ हाँ राइटर है। पहले दिन तुमने यही कहा था, बाद में पता चला वर्मा। हम लोग खुद ही उपाधि दे देंगे तुम्हें, चारों वेदों की ज्ञाता चतुर्वेदी जी। आगे बढ़े। तो हमने जब सहस्तित्ववाद का प्रस्ताव दिया था, आपके बहुत कहने पे कि भाई तीसरा चश्मा भी दो हमारा, तो बताया था सहस्तित्ववाद में बताया था जीवन ज्ञान, सहस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो हमने जीवन ज्ञान पे कुछ बात कर ली छोटी छोटी, फिर सहस्तित्व दर्शन ज्ञान पे कल से बात हो रही थी, वो पूरी हो गई। अब मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान पे बात करते हैं, ठीक है। इसमें हमने बोला था कि पहले दिन से बोला, समझदारी पूर्वक मानव सुख पूर्वक जी सकता है। समझदार मानव ही सुख पूर्वक जी सकता है। तो समझदारी का अर्थ क्या है? फिर हमने उत्तर दिया था कि जीवन ज्ञान, सहस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान से संपन्न होना ही समझदारी। तो उसी ज्ञान में अब तीसरा चैप्टर हमारा खुल रहा है, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, ठीक है। तो मानव की जो मौलिकता है, इस पे ध्यान दीजिए। जन्म से ही हर मानव संतान न्याय का याचक है, परंतु न्याय प्रदायी क्षमता नहीं। तो क्या मतलब हुआ? न्याय चाहता है, न्याय मांगता भी है। मेरे साथ न्याय का छोटा बच्चा बोलता है, आप कोई खाने की चीज है, जैसे 2 बच्चे, एक को दे दो, दूसरा बोलता है मेरे को भी दो, मेरे को क्यों नहीं दे रहे? चीज देने से पहले दोनों को उसकी जरूरत नहीं लगा, लेकिन जैसे एक को दी तो दूसरे को भी जरूरत लगती है, नहीं मेरे को भी चाहिए। ये उसकी न्याय की मांग, यानी न्याय की याचना करना, न्याय मांग। पर वो अपने आप से दूसरों के साथ न्याय नहीं कर पाता, वो क्षमता उसमें नहीं। वो अपने आप से दूसरे अपने भाई को या दोस्त को कोई चीज दे दे ताकि उसकी भी आवश्यकता पूरी हो जाए अपने स्वयं, वैसा उसमें अभी समझ नहीं है, उसका अधिकार नहीं है, तो क्षमता नहीं। तो मानव जन्म से न्याय का याचक है, परंतु न्याय प्रदायी क्षमता यानी न्याय करने की क्षमता उसमें नहीं। इसके साथ ही जन्म से सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है, सही करना चाहता है, लेकिन सही और गलत की समझ नहीं। करना तो सही चाहता है। इच्छुक याचक एक ही शब्द है सर? नहीं, अलग है। याचक का मतलब मांगता है। इच्छुक माने वो भी तो मांगता है। मांगना कहाँ से हुआ? करने की चाहत है, करने की इच्छा है उसमें, चाहत, उसको आवश्यकता महसूस हो रही। आवश्यकता महसूस होने का मतलब है इच्छुक, मैं सही करना चाहता हूं, सही करने की आवश्यकता महसूस हो रही, इसको बोलते हैं इच्छुक। अलग शब्द लिखा है तो उसका अलग अर्थ है, यही अलग अलग शब्द लिखे हैं पर अर्थ एक ही है, ऐसा लेके चलोगे तो कंफ्यूज हो जाए। भाषा को बहुत सोच समझ के यहाँ पे प्रयोग किया, एक एक शब्द को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया। ये और ये मेरा किया नहीं, ये बाबा जी का किया। क्या बोल रहा बताओ? जैसे न्याय का याचक है, हाँ, माने वो न्याय चाहता है। हाँ, न्याय चाहता तो एक बात है, न्याय मांगता है, मांगता हुआ दिखता है, डिमांड करता हुआ दिखता है। रोता है ना बच्चा,
जब एक को चीज दे दो दूसरे को नहीं, क्यों रो रहा है? हाँ, मेरे को न्याय मिलना चाहिए, ऐसा। ठीक है, ये तो बड़ा नहीं, हाँ जी, बच्चों के अलावा बड़ों में भी दिखता है। हाँ दिखता ही है, तो बोल रहे हैं जन्म से है तो बड़े में क्यों नहीं होता? लेकिन न्याय प्रदायी क्षमता नहीं है उसमें, न्याय नहीं कर पाता, ये भी बड़ों में दिखता है। घर परिवार में ये मेरा है, मैं पहले दिन बोला था, कलेश क्यों है परिवार में? अधिकार और जिम्मेदारी को लेकर। सबको अधिकार चाहिए, जिम्मेदारी किसी को नहीं चाहिए। जिम्मेदारी दूसरा पूरी करेगा, अधिकार मेरे को मिलेगा। ठीक है। और तीसरी बात है, हर मानव संतान जन्म से सत्य वक्ता है, यानी सत्य बोलने वाला है, परंतु सत्य बोध नहीं, सत्य की समझ नहीं। उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1.5-2 साल का बच्चा है, वो ऐसे घूमता फिरता है, बिजली के उसमें उंगली डालने लगता है। उसके 4-5 साल का बड़ा भाई आता है, उसके हाथ पे थप्पड़ मार के उसको रोक देता है। ये 2 साल का बच्चा मम्मी के पास जाके उसका भाई ने मारा, सत्य बोल रहा है, और समझता नहीं है कि भाई ने बचाया, है ना? सत्य वक्ता और सत्य की समझ, इसमें बहुत अंतर है। हम बड़े हो गए, हमारा भी यही हाल है, पर हम तो अब चालाक भी हो गए, हम सच भी नहीं बोलते कहीं। हाँ जी, क्यों नहीं मिला? क्या मिला मतलब कौन देगा? जैसे मान लीजिए बच्चा, जैसे वो गया, वो हाथ डाल दिया, हाँ, भाई ने बचाया, हाँ, मगर बच्चा सोच रहे इनको मारा, हाँ। देखो बच्चे को इतने ऐसा नहीं कि इनको बचाया भी, तो ये क्षमता काहे नहीं मानो? क्षमता आती है समझदारी से, जब समझदार होगा तो होगा। क्षमता, समझदारी ही मानव में क्षमता का विकास करता है। मेन मुद्दा समझदारी। समझदारी, जब तक हम ना समझ हैं ऐसी गलतियां करते रहेंगे। चलिए, तो बचपन से ये 3 गुण हमारे में है, इसलिए इसको बोला मानव की मौलिकता। ठीक है। अच्छा, इसमें जो अलग मुद्दा जुड़ता है, अब शिक्षा का काम क्या है? शिक्षा का काम है, चाहे परिवार में हम शिक्षा दे रहे हैं या स्कूल कॉलेज में दे रहे हैं, बच्चे को न्याय प्रदायी क्षमता में संपन्न करना, स्थापित करना, कि वो न्याय भी कर पाए, सही और गलत का भेद उसको समझाना है। हाँ, और सत्य क्या है ये उसको बोध करा। इस सबको छोड़ के शिक्षा क्या कर रहे हैं? पैसे कमाने की शिक्षा। तो शिक्षा के लिए उद्देश्य भी मिल गया हमें इसमें से। बच्चों की शिक्षा किस लिए होनी है? ताकि वो न्याय कर पाए, सही और गलत का भेद कर पाए और सत्य को समझ पाए, इसके लिए शिक्षा होनी। ठीक है, इसी को समझदारी कह रहे हैं। ये जो मानवीयता, हाँ जी, सारी बातें समझ में आ गई। हाँ, केवल मौलिकता का जो अर्थ होता है, मूल में से जो चीज होती है उसको मौलिकता कहते हैं। उसको परिभाषित करने वाली वस्तु को वो कहते हैं। मौलिकता एक तरीके का गुण है। हाँ, मतलब उसका डिफाइनिंग गुण है, जिससे वो डिफाइन होता है, वही उसकी मौलिकता है। अब मानवीयतापूर्ण आचरण, तो मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है? मानव में समझदारी व जिम्मेदारी पूर्वक जीने का आचरण। हम शुरू से बात करें कि समझदारी से मानव व्यवस्थित होता है, समझदारी पूर्वक ठीक होता है, तो आपके अंदर ये सहज प्रश्न बना ही होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, कि समझदारी पूर्वक जीने का स्वरूप कैसा है, कैसा दिखता है समझदार मानव, है ना? उसका कार्य व्यवहार कैसा है, वो कैसे लोगों के साथ संबंध में रहेगा, परिवार में, समाज में, व्यवस्था में कैसे रहेगा, तो उसकी थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको कैसे रहेगा, ताकि आपके लिए वो प्रेरणा बनता है कि अच्छा जी ऐसे भी जिया जा सकता है। तो
उसमें सबसे पहला जो सूत्र है वो है समझदारी से ईमानदारी। बिना समझदारी के हम ईमानदार नहीं होते। किस चीज में ईमानदार नहीं होते? अपना मूल्यांकन करने में। अभी क्या मूल्यांकन करते हैं हम? दूसरे का तो मूल्यांकन बहुत टाइट करते हैं और अपने लिए सारी ढील छोड़ते हैं। ठीक है ना? तो बेईमानी का मूल्यांकन करते हैं। समझदारी पूर्वक अपने लिए टाइट मूल्यांकन करते हैं, दूसरों को सांस लेने के लिए जगह छोड़ते हैं। समझदार व्यक्ति ऐसे है। तो समझदारी से ईमानदारी, ईमानदारी से जब अपना मूल्यांकन करते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारियां दिखाई देने लगती हैं। परिवार में क्या जिम्मेदारी है, समाज में क्या जिम्मेदारी है, प्रकृति में क्या जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को जब पूरा करते हैं उससे हमारी व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित होती है। तो समझदारी से ईमानदारी, ईमानदारी से जिम्मेदारी और जिम्मेदारी से भागीदारी। मानव की जिम्मेदारी परिवार में, समाज में और प्रकृति में पहचान में आती है। जिम्मेदारी पूर्वक जीने से परिवार में, समाज में व प्रकृति में सह अस्तित्व अर्थात तालमेल पूर्वक जीना संभव होता है। सह अस्तित्व पूर्वक जीना बराबर समाधान बराबर सुख। आचरण का शब्द आया ऊपर, तो उसका अर्थ क्या है? कोई भी इकाई, जैसे मानव इकाई हो गई या पेड़ इकाई हो गई या बिच्छू इकाई हो गई, मकड़ी इकाई हो गई, कोई भी एक इकाई हो, मान लो मकड़ी को लेते हैं, द्वारा बारंबार दोहराए जाने वाली निश्चित क्रिया जिससे परस्परता में इकाई की उपयोगिता व पूरकता निर्धारित होती है, इसको आचरण कहते हैं। ऐसी क्रिया जो बारंबार करता है और उससे उसकी परस्परता में उपयोगिता और पूरकता सुनिश्चित होती है, उसको कहते हैं हम आचरण। आदत नहीं कहते, आदत नहीं, आचरण। आदत, मानव के अंदर आदतें भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी आचरण की बात करते हैं। आचरण हमारा समस्त जो क्रियाकलाप है उसको जोड़ के बोलते हैं। आचरण बराबर संस्कार, संस्कार से ही आचरण है। जैसा हमारे संस्कार वैसा हमारा आचरण। आदत के लिए क्या शब्द होगा यहाँ पे? अभी आदत शब्द नहीं है, अभी पहले आचरण पे रखते। जिस जो दिया उसके ऊपर पकड़ते हैं। आचरण का मतलब क्या है? मकड़ी को आप देखिए, वो जाला बुनती है, वो खाना खाती है, अपना दूसरे कीड़ों को खाती है, अपने बच्चे देती है, उनकी के लिए जो भी अनुकूलता देनी होती है, ये काम वो रोज की रोज करती रहती है। बिहेवियर की ज्यादा अच्छा शब्द है कॉन्डक्ट, है ना? वो जो कुछ भी करे। ऐसी चिड़िया है, चिड़िया कभी दिखेगी वो दाना चुग रही है, कभी दिखेगी घोंसला बना रही है, कभी दिखेगी बच्चे के मुंह में दाना डाल रही है। तो ये सब निश्चित क्रिया वो करते रहते हैं। उसके किसी भी चिड़िया को देखोगे उसका सारा क्रियाकलाप इसी प्रकार से कोई निश्चित आचरण के रूप में होगा। कौवे का निश्चित आचरण अलग होगा, चिड़िया का निश्चित आचरण अलग होगा, कबूतर का निश्चित आचरण अलग होगा, मुर्गी का निश्चित आचरण अलग होगा। तो सबके अपने अपने आचरण है ना? तो मानव का निश्चित आचरण अभी तक है नहीं, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ऐसी क्या क्रिया है जो मानव को बारंबार दोहरानी है जिससे उसकी पूरकता और उपयोगिता परस्परता में सिद्ध। ऐसे आचरण को हम नाम दे रहे हैं मानवीयतापूर्ण आचरण। जो आगे मैं जो व्याख्या करूंगा वो सब काम है जो हमें करने हैं बारंबार, और इसके आधार पर जी के अपनी पूरकता और उपयोगिता को सिद्ध करना। ठीक है? आचरण का मतलब समझ में है? जो इकाई जो कुछ भी कर रही है जिससे उसका प्रभाव बनता है उसको उसका आचरण है। आदत से काफी बड़ा है। हाँ, आदत से बहुत बड़ा। आचरण, मानव में जो आचरण है ना,
उसके संदर्भ में, तो मानवीयता स्वयं में जिम्मेदारी पूरी कर परस्परता में सहयोग प्रदान करने में से के लिए है। इसका कहने का मतलब है, अगर आपको मानवीयतापूर्ण आचरण करना है, जिम्मेदारी पूर्वक जीना है, समझदारी पूर्वक जीना है, तो अपनी जिम्मेदारियों को तो पूरा करना ही है, साथ में दूसरों को सहयोग देना है ताकि वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर सके। एक कुत्ता भी कहीं बैठता है तो अपनी जगह साफ करके बैठता है। तो अगर हम घर में सफाई करते हैं तो जैसे जीव सफाई करते हैं हम भी कर रहे हैं, इसमें मानवीयता कोई नहीं हुई। मानवीयता कहाँ से आती है? हम दूसरों को मदद करते हैं कि भाई आप भी कैसे साफ सुथरे तरीके से रहें। अगर हम अपनी शिक्षा करते हैं, अपना भोजन करते हैं, तो हर जीव जंतु भोजन करता है प्रकृति में, हमने क्या बड़ी तीर मार दिया। मानवीयता किसमें है? जब हम अन्यों को भोजन करने में सहयोगी हो जाते हैं। दिख रहा है अंतर? अपना अपना करना तो पशु के बराबर है, केवल अपना अपना करना पशु के बराबर। और आज तो परिस्थिति है अपना अपना भी नहीं कर रहे। सब काम दूसरों से कराना है, सबको नौकर से कराना है। एक समय पे तो धरती के ऊपर गुलामी थी, सब काम गुलाम करेंगे हमारे। अब गुलामी का स्वरूप आर्थिक गुलामी के रूप में बदल दिया हमने। कैसे के लिए कराते हैं, किसी को नौकर कहते हैं। हाँ जी, तरीका बदला है बस। हाँ तरीका बदला, विधि बदली है थोड़ी सी। आर्थिक गुलामी चल रही है। आर्थिक गुलाम के लिए आज के समाज में क्या शब्द है? और जो काम वो करता है उसको नौकरी। नौकरी। ठीक है, हाँ जी, पैसा के लिए है। हाँ, आर्थिक गुलामी है। ठीक है, उसमें तभी तृप्ति नहीं होती कभी, कितना भी अच्छा कर लो उसमें नहीं हो सकती। अच्छा, इधर हम ये नहीं कह रहे नौकरी नहीं करनी, हम तो आपको उसका विश्लेषण बता रहे हैं। पता है जरा कल नौकरी छोड़ने चले, घर वाले परेशान। हाँ, तो समझदारी का मतलब क्या? मानव में मानवीयता का अर्थ क्या है, ये समझने की बात है। अपना काम करना समझदारी का छोटा भाग है, अपना काम पूरा करके दूसरों को सहयोग प्रदान करना ये मुख्य भाग है। मानव का स्वरूप उपकार पूर्वक जीने में है। बिना उपकार किए जीने वाला मानव नहीं अमानव कहलाता। अच्छा, अब उपकार करने के लिए एक निश्चित योग्यता चाहिए। अगर आप अक्षम हैं तो आप अपना ही काम नहीं कर पाते, आप उपकार कैसे करोगे? तो आपको सक्षम बनना पहले, समझदारी पूर्वक और कुछ कलाकारी सीख के, कुछ कारीगरी सीख के, कुछ कोई काम सीख के। अब आप उस काम को अपने लिए तो करते ही हैं, उपकार करने के लिए। हाँ जी, ये जो शिक्षा यहाँ पर बताई जा रही सर जी, यह शिक्षा भारत सरकार द्वारा स्कूलों में लागू नहीं की जा सकती। भारत सरकार चलाने वालों को पहले समझदार होना पड़ेगा। अभी देखो, सुनो, देश को रुपया से ही नहीं था। सुनो, जैसे कुछ करने की बात आती है हम सरकार के पास भागते हैं, क्योंकि करने वाली तो सरकार ही है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, ऐसा हम सोचते हैं। सरकार का इस चीज को जल्दी उपयोग करें तो सब हर सबको पहुंच जाएगा। सुनो इस भाषा, तुम ये बताओ, तुम कुछ जिंदगी में करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? तुम खुद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो सरकार की तरफ आंखें लगा के क्यों बैठे? हमारा मतलब जो है, जैसे हमको अभी शिक्षा जब मिल रही है यहाँ पर, जब शिक्षा स्कूल में होती तो हमको पहले ना मिल जाती। अरे ठीक है ना, अब मिल गई, अब इसका क्या करोगे?
अब तुम कल्पना में चले गए, पहले मिल जाती तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, आज मिल गई है, इसकी कोई योजना बताओ ना, क्या करोगे इसको लेके? हाँ, कहाँ जियोगे समझदारी से, है ना? वो करने वाला काम है कि बोले कि सरकार के पास लेके जाओ, अपना काम है। हाँ, इसको पकड़ने की जरूरत है। ये क्या है, ये पटरी से उतरने वाली बात है, सरकार के पास लेके जाओ, वो करेंगे इसको करने वाली बात नहीं सर। हाँ, थोड़ी सी बात, जैसे हमने जो इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली है सर, एक बात करें, यार चीज वहाँ पर बताई जाती ना सर पहले, ठीक है ना, वो तो है नहीं, ये तो हम जानते हैं। अभी हमको मिल गई, अभी हम पहले अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें, अपने परिवार में इसको जिए, फिर समाज में इसको जिए, प्रकृति के साथ इसको जिए, इसके आधार पे जो शिक्षा में लाना लाओ, उसको करो काम, पर पहले जियो तो सही, पहला ध्यान जीने पे लगा। नहीं तो वही समाज सुधार, उसमें कूदता आदमी पहले। समाज सुधार का मतलब अपनी जिम्मेदारी छोड़ो, अपने में नहीं करना करेक्शन, दुनिया को सुधारेंगे। ये मानव समाज की सबसे बड़ा रोग है, समाज सुधार। अपने आप सुधरते नहीं है, दूसरे को सुधारना, सुधारने का अधिकार ही उसको है जो सुधरा है, उससे पहले ये अनधिकार चेष्टा है, ये समझने की बात है। पहले सही तरीके से जी के तो बताओ कैसे जिया जाता है। जैसे अब हम पूरी तरह में लगाए, ठीक है सर, हाँ। हम जिस चीज को पूर्ण तरीके से लागू अपने जीवन में करेंगे, एक थोड़ी देर करेंगे, करना ही है सर हमको, अब करना ही है, किया नहीं है ना अभी, अभी पता ही नहीं था सर। तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? फोकस हो जाओ उस पे। वो अर्जुन को मछली की आंख जैसे दिखती थी, तो इसको करना है, इसी को दिखना है अभी, बस और चीजें नहीं देखनी है अभी। पहले करके देख लो, फिर वो उसमें सफल हो जाओगे, फिर आगे की सोचना, नहीं तो भटक जाओगे। बहुत देखे हमने ऐसे शिविर की बातों से प्रभावित होकर संसार को सुधारने के लिए कूदने वाले। कितने लोगों की जिम्मेदारी लेनी है? एक। अपनी जिम्मेदारी पूरी करोगे तो सहयोग कर पाओगे। क्वालिफिकेशन है पहले, स्वयं की जिम्मेदारी पूरा करने से क्वालिफाई करते हो उपकार करने। अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, कैसे उपकार कर दो? योग्यता ही नहीं है। ठीक है, आगे। हाँ, इसके ऊपर हमने ऊपर वाली लाइन पे बात कर दी अपनी। और ये जो आचरण है, ये अनुभव ज्ञान से संपन्न होने के आधार पे निरंतरता में निर्वाह हो पाता है। तो अनुभव ज्ञान से संपन्न होना हमारा एक लक्ष्य है, समझदार होना। उसके बाद ही इसके लिए हमारे लिए योग्यताएं आनी शुरू होती है। अब ये नीचे जो देखते हैं, ये जो 3 प्रकार से मानव अपनी क्रिया आचरण को करता है, 3 क्षेत्रों में करता है। एक तो हम जिनके साथ रोज, जैसे माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ, काम करने वाले, इनके साथ हम डायरेक्टली 1 to 1 रोज कुछ ना कुछ कार्य व्यवहार करते हैं। इसको कहते हैं संबंध। एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, इनके बीच में जो चल रहा है आदान प्रदान। दूसरा है समाज के साथ। हम समाज में जाते हैं, बस में चलते हैं, कार्यस्थली पे जा रहे हैं, वहां पे हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं। इसमें हम अपने को कैसे बनाए रखें, है ना, अपने चरित्र को कैसे बनाए रखें, इसमें ध्यान देने वाली बात। और तीसरा है व्यवस्था। मानव जो कुछ भी मानव जाति में घटित होता है, हम संगठित होकर करते हैं। संगठित होकर करने के लिए हम व्यवस्थाएं बनाते हैं। उन व्यवस्थाओं में हम अपनी अपनी भूमिका को अनुसार कुछ भागीदारी करते हैं। तो उस वक्त हमारे को अपने आचरण को कैसे संतुलित बनाए रखना है, ये तीनों कैसे, संबंध में, सामाजिकता में और व्यवस्था में। तो संबंध में संतुलित आचरण करने के को बोलते हैं मूल्यपूर्वक आचरण। समाज के अंदर
चरित्र पूर्वक संतुलन बनता है और व्यवस्था में नीति पूर्वक संतुलन बनता है। यानी संबंधों में अगर मूल्यों का अभाव है तो गलती होगी, समाज में चरित्र का अभाव है तो अपराध होंगे, और व्यवस्था में अगर नीति का अभाव है तो संघर्ष और युद्ध। इसमें किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो एक एक को लेके चलते, मूल्य को लेते। तो संबंधों में न्याय करना एक दूसरे के साथ, यही मूल मूल्य है। पहले हम एक दूसरे से न्याय ही चाहते हैं। भैया हाँ ये दोनों को स्टार्ट हो गया होगा देख कुछ तो हाथ में इनको घंटे भर तो चली जाएगा, दोपहर लंच लगा देना, टी ब्रेक में लगा देना। हेलो, हाँ जी, ठीक है। तो संबंधों में न्याय ही मूल्य है। हम एक दूसरे से न्याय की अपेक्षा रखते हैं। अभी बताया कि हर मानव संतान जन्म से न्याय का याचक है, तो हमारी जिम्मेदारी भी हो जाती है एक दूसरे के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करने की। तो न्याय को हम उनके साथ न्यायपूर्वक ही जिए, ठीक है। संबंध में स्वयं के पक्ष की जिम्मेदारियों को पूरा करने में से के लिए, यानी संबंध में स्वयं के पक्ष की जिम्मेदारियों को पूरा करने में न्याय है, जिम्मेदारियों को पूरा करने से न्याय है, और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए न्याय है। तो अपने पक्ष की जिम्मेदारियों को पूरा करने में से के लिए न्याय है। न्याय, इसकी परिभाषा इधर दी, संबंधों की पहचान, यानी आप और हम किस संबंध में, इसको पहचानना है। हम भाई बहन संबंध में हैं, मित्र मित्र संबंध में हैं, माता पिता संतान संबंध में हैं, किस संबंध में एक दूसरे को पहचानते हैं, है ना। जैसे लोग काम करने जाते हैं, वहां पे स्त्री पुरुष होते हैं। अब उधर जो भाई बहन संबंध के रूप में या मित्र मित्र संबंध या साथी सहयोगी संबंध में होना चाहिए, पर उनको पति पत्नी संबंध में पहचानने की चेष्टा करते हैं। तो ये सब व्यवधान पैदा करता है व्यवस्था के अंदर। तो संबंध, उपयुक्त संबंध पहचानने की बात, दोनों तरफ से रजामंदी के साथ, ठीक। तो संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह। तो अब हर संबंध में बहुत सारे मूल्य हैं, जैसे विश्वास, स्नेह, सम्मान, कृतज्ञता, ममता, वात्सल्य, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, इस प्रकार के अनेक मूल्य हैं। तो किस संबंध में कौन से मूल्य का निर्वाह होगा, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसका कुछ पता नहीं, ठीक है। तो उन मूल्यों का निर्वाह होना है। तो माता पिता के साथ जैसे विश्वास का, स्नेह का, सम्मान का, कृतज्ञता का, गौरव का मूल्य निर्वाह होना चाहिए। पर इन सब मूल्यों का मतलब शब्द है हमारे पास, इनका अर्थ नहीं पता है। फिर परस्पर मूल्यांकन। परस्पर मूल्यांकन का अर्थ है कि भाई अब हम समय समय पे एक दूसरे के साथ बैठ के बात करेंगे, भाई मैं तुम्हारे साथ न्याय करने का प्रयास करूं। जैसे हम अपने परिवार में बैठते हैं, तो बोला कि भाई मेरा मूल्यांकन, तो मैं अपना मूल्यांकन करता हूँ, मैंने ये प्रयास किया कि आपके साथ मैं इस जिम्मेदारी को पूरा किया, इस जिम्मेदारी को पूरा किया। तो पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, बता सकते कि हाँ यहाँ पे आपने पूरा किया, यहाँ पे ये कमी रह गई। तो मैंने अपना मूल्यांकन किया, मेरा मूल्यांकन उन्होंने किया। फिर वो अपना मूल्यांकन अपने बारे में बताते हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ। ऐसे मिलकर हम सब एक दूसरे का मूल्यांकन कर लेते हैं।
इसमें जो सबका समान आता है, मतलब सबने जो एक चीज देखी होती है, हाँ उनको भी लगता है मैंने ये जिम्मेदारी पूरी की, मेरे को भी लगता है मैंने पूरी की, इसकी हमें खुशहाली होती है। और जो अंतर आते हैं उसको मिलकर पूरा करने की बात है। मेरे को लगता है मैंने जिम्मेदारी पूरी की, सामने वाले को लगता है नहीं पूरी की, तो ये जो गैप आया इसको कैसे दूर करें, इसके लिए काम करना पड़ता है। ये कहते हैं परस्पर मूल्यांकन। अभी ये क्रिया एकदम छूटी हुई है। अभी क्या होता है मूल्यांकन, मैंने जो कर दिया, मैंने बोला मैंने अपनी जिम्मेदारी कर दी, सामने वाले लोग बोलते नहीं मेरी आपकी जिम्मेदारी नहीं हुई, मतलब नहीं तुम ना समझो, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने कर दिया। तो एक तरफा मूल्यांकन करके हमने जो कर दिया उसी को जस्टिफाई कर देते हैं, सारी जगह ये समस्या है। अच्छा, इसके अंदर जो पावर डायनामिक्स है वो बहुत चलते हैं। जो पैसा कमाने वाला है उसका निर्णय फाइनल है, सामने वालों को मानना ही पड़ेगा। यह हमारा पितृसत्ता से के आधार पर परिवार है, तो उसमें जो प्रमुख व्यक्ति है उसका मानना ही पड़ेगा। इसमें न्याय पूरा ठीक से नहीं हो पाता, सम्मान ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए विश्वास ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए जैसी छोटे से दरवाजा मिलता है बाहर निकलने का, निकल के भाग लेते हैं। इसलिए परिवार के ढांचों में नहीं रहना चाहते, क्योंकि ठीक से मूल्यांकन नहीं होता। ठीक से मूल्यांकन होता है तो सबको खुशहाली होती है। उसको कहते हैं जब सभी पक्षों को खुशहाली होती है, इसको बोलते हैं उभय तृप्ति। यानी परिवार में हम मूल्यांकन करेंगे और हमें लगता है कि हमने कुछ जिम्मेदारी पूरी की, बच्चों को लगता है उन्होंने कुछ जिम्मेदारी पूरी की, हमें भी स्वीकार हो रहा है, तो अब दोनों पक्षों को खुशहाली होती है, हाँ हम परिवार में कुछ ठीक कर पा रहे हैं मिलजुल कर। इससे आगे और करने का मन करता है, ऐसे उत्तर विकास होता है परिवारों में। तो ये न्याय है। इसमें किसी को कुछ पूछना है? संबंध की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, कौन से मूल्य है वो मैं भी दिखाऊंगा आपको। एक एक मूल्य पे चर्चा करते हैं हम अध्ययन शिविर में, ठीक है। यहाँ पे उसके लिए भी हमारे पास समय नहीं है एक एक मूल्य पे बात करने का। जी 6 महीने से का समय होता है जो सबसे बड़ा शिविर है, नहीं तो एक एक पुस्तक को लेके 10-10 दिन के लिए ऐसा भी होता है। हाँ, एक साथ करना है तो 6 महीने। नहीं तो यहाँ पे जैसे प्रक्रिया भैया बताएंगे, शुरू कर सकते। अध्ययन जो है एक नियमित प्रक्रिया है, फिर आप उसके अंदर ना ऐसा नहीं हो सकता आज आ रहे हैं कल नहीं आ रहे हैं, फिर उसको करना पड़ता है मन लगा के। हाँ जी बिल्कुल, पूरा चैप्टर है। न्याय इसकी आत्मा है इस पूरे दर्शन की। व्यवहारिक पक्ष की जो मुख्य बात है वो न्याय, व्यवस्था पक्ष की जो मुख्य बात है वो धर्म, और अस्तित्व का जो सार है वो सत्य है। न्याय धर्म सत्य पे पूरा दर्शन टिका। ठीक है, संबंधों की पहचान। कितने संबंध है? मानव मानव के बीच में 7 प्रकार से संबंध हो सकते हैं। हर संबंध में निश्चित प्रयोजन है, निश्चित क्रिया है, निश्चित जिम्मेदारी है और निश्चित अपेक्षाएं। एक उदाहरण ले लेते हैं, उससे मैं स्पष्ट कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा संबंध है जिसमें हम सब रहे ही हैं, वो है माता पिता संतान संबंध। हम सब संतान तो रहे ही हैं और हम में से कुछ लोग माता पिता की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अच्छा, संबंध की मजेदार बात है, जब तक दूसरा पक्ष नहीं है पहला पक्ष भी परिभाषित नहीं होता। बिना संतान के माता पिता नहीं होते, है ना, और बिना माता पिता के संतान नहीं होते। बिना भाई के दूसरा भाई नहीं होता, या भाई के बिना बहन नहीं होती, बहन के बिना भाई नहीं होता, पति के बिना पत्नी नहीं होती, पत्नी के बिना पति नहीं होता।
तो सभी संबंधों में दोनों पक्ष से ही वो परिभाषित होता है, किसी एक से परिभाषित नहीं होता। खूबसूरती, यही खूबसूरती, यही सहअस्तित्व है, इसलिए नाम है सहअस्तित्व। अकेला कुछ है ही नहीं, साथ ही है। तो माता पिता संतान संबंध, इसके लिए हम दूसरा नाम एक और इस्तेमाल करते हैं यहाँ, अभिभावक संतान संबंध। तो जो माता पिता है और संतान के साथ उनका संबंध है, और संतान का जो माता पिता के साथ संबंध है, इसका प्रयोजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? ये तो संबंध हम सभी जिए हुए, कुछ बताइए, रोशनी डालिए इस पे कुछ। प्रश्न एक बार करो। कह रहे हैं शिक्षा, शिक्षा, माता पिता संतान संबंध, इसका उद्देश्य क्या है? इसका मतलब, इससे आशय ये है कि अगर ये संबंध बताइए परफेक्ट चले, एकदम बढ़िया चले, जो उसमें होना चाहिए हो, तो उसका परिणाम क्या आना चाहिए, उसी को बोलेंगे ना उद्देश्य या लक्ष्य या प्रयोजन। अगर माता पिता के संबंध, एक एक करके बात बोलो। हाँ, माता पिता के संबंध जो है, माइक ले लीजिए, तो माइक है दे। माता पिता के संबंध अपने पुत्र या पुत्री से बेहतर हैं, अच्छे हैं, इसका दर्पण जो है, उसमें जो पिरोए गए शिक्षा है, अच्छे संस्कार हैं, और यही मेन है। और आगे जा कर के इसी से संबंधों का निर्वाह अच्छा होता है। क्या बोल रहे थे? कृतज्ञता, कृतज्ञता, हाँ, व्यवहार का मतलब क्या? मानवीयतापूर्ण आचरण होगा, जिससे बच्चे सामाजिक जिम्मेदारी को भी समझेंगे। अच्छा, प्रेम होगा, उनके बीच ऐसा परिणाम में सुखमय जीवन होगा, परिणाम में सुखमय जीवन होगा। हाँ जी, कुछ करें, सुख की प्राप्ति होगी, कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों तरफ से चीजें होंगी। हाँ, ठीक है। अब देखिए, हमारा ये छठा दिन है। अब हमारे को अपने सोच को ऐसे देखना चाहिए कि जब हम किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, उसका परिप्रेक्ष्य जो है वो पूरे के साथ देखिए, पूरी व्यवस्था के संदर्भ में देखिए। तो संबंध तो माता पिता संतान संबंध है, इसका परिणाम जो है ये पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए भी हो ना कुछ, है ना। तो क्या होगा ऐसे परिणाम? माता पिता क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं बच्चे के साथ? बच्चा क्या चाह रहा होता है, माता पिता उसके लिए क्या करे? समझदार बनाना और संतुलन कैसे बनाए रखना पड़ते हुए। हाँ, हाँ। समझदार और जिम्मेदार, तो इस संबंध की जो क्रियाकलाप है, इसमें जो भी जिम्मेदारियों का निर्वाह है दोनों पक्षों से, उसका अंतिम परिणाम तो यही चाहते हैं कि जो अगली पीढ़ी है वो समझदार और जिम्मेदार के रूप में प्रतिष्ठित हो। यही इसका उद्देश्य है। सोच के देखिए, ठीक लगती है बात? कि जो माता पिता संतान संबंध का उद्देश्य ये है कि जो संतान है वो निश्चित आयु आने पर समझदार और जिम्मेदार के रूप में प्रतिष्ठित हो। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि आज की डेट में अगर किसी माता पिता की अपने संतान के प्रति अगर कोई शिकायत है, तो उसके मूल में दो ही बात आती है, या तो गैर जिम्मेदार है या एक नासमझ। आपके प्रति भी अगर आपके माता पिता ने कभी कोई शिकायत दर्ज की होगी आपके सामने, तो इतनी सी बात होगी, उसमें नासमझी की शिकायत होगी या गैर जिम्मेदारी की शिकायत होगी। आप भी अपने संतान से अगर कुछ शिकायत कभी करते हो तो उसमें भी यही बात है मूल में। तो हम चाहते क्या है माता पिता के रूप में कि हमारा बच्चा समझदार जिम्मेदार बने। बच्चा भी यही चाहता है कि वो समझदार और जिम्मेदार बने। आप किसी 14-15 साल के बच्चे को बोल के देखिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, है ना, या उसे बोलिए तुम ना समझो, पटा जाएगा, है ना, नहीं स्वीकार होता।
तो उस आयु आते आते तक हम चाहते हैं हमारी पहचान समझदार और जिम्मेदार के रूप में हो, तो उसके लिए निश्चित योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी हमें। अच्छा, समाज की क्या अपेक्षा है इसमें? जैसे किसी परिवार में बच्चे का पोषण ठीक से नहीं हो रहा है और हम उस परिवार को देखते हैं तो हमें खराब लगता है ना कि नहीं, ठीक से नहीं कर रहे उनका बच्चों का पोषण। ऐसे किसी परिवार के बच्चे अगर ना समझ होते हैं तो भी हमारे को होता है। तो समाज की अपेक्षा भी यही है कि कहीं पे भी माता पिता बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उसका अंतिम परिणाम बच्चा समझदार बने और जिम्मेदार बने। इसी में सबकी तृप्ति है, माता पिता की भी, संतान की भी, बाकी परिवारजनों की भी, समाज की भी। सबकी तृप्ति इसी में है कि अगली पीढ़ी समझदार और जिम्मेदार के रूप में उभर के आए। पेरेंटिंग का यही लक्ष्य है, यही पेरेंटिंग का समाज में भागीदारी है। जो पेरेंट्स के रूप में जो माता पिता है, समाज के अंदर उनका योगदान यही है, समझदार और जिम्मेदार पीढ़ी को तैयार करना, जिसमें वो शिक्षकों से सहयोग लेते हैं, स्कूल से, विद्यालय से सहयोग ले रहे हैं, और उसका उद्देश्य क्या है? समझदार और जिम्मेदार बनना। इसमें अभी सफल हो रहे हैं? नहीं, तो कुछ काम करना पड़े। तो प्रयोजन स्पष्ट हो गया। माता पिता संतान संबंध का प्रयोजन है कि एक निश्चित आयु आते आते तक 20, 22, 25 साल तक बच्चा, अगली पीढ़ी समझदार और जिम्मेदार के रूप में स्थापित हो, जिसको हम बोलते हैं पैरों पे खड़ा हो जाए। पैरों पे खड़े होने का मतलब ये है, बोलते पैरों पे खड़ा हो जाए, पर ये मतलब नहीं समझते। अभी मतलब क्या समझते हैं? नौकरी लग जाए, पैसा कमाने लगे, इसको मानते हैं। वो एक छोटा भाग है उसका, पूरा नहीं है। ठीक है। अब इसमें इस काम को, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए माता पिता क्या क्रिया करते हैं? तो माता पिता बच्चों को पोषण और संरक्षण प्रदान करते हैं, और पोषण और संरक्षण प्रदान करने के लिए अलग अलग वस्तुएं देते हैं। भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, घर देते हैं, साधन देते हैं, ये सब तमाम चीजें देते हैं। फिर प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, शिक्षा देते हैं, शिक्षा के अवसर देते हैं, है ना। आज की क्लास में आवाज नहीं करनी बच्चों। ठीक है। तो जो क्रिया है माता पिता की, क्या क्रिया है कि वो पोषण और संरक्षण के अर्थ में बच्चों को वस्तुएं प्रदान कर। वस्तु दो प्रकार की, भौतिक रासायनिक वस्तु भी और चैतन्य वस्तु भी, शिक्षा, समझदारी, मार्गदर्शन, ये सब। ठीक है। बच्चों की क्रिया क्या है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों की क्रिया क्या है? बच्चों की क्रिया है कि जो माता पिता वस्तु प्रदान कर रहे हैं उसको ग्रहण करें। बच्चों को खाना दिया तो बच्चा खाना खाए, है ना। शिक्षा मिल रही है तो शिक्षा को ग्रहण करें, मार्गदर्शन मिल रहा है तो मार्गदर्शन को ग्रहण करें। तो बच्चों की क्रिया है ग्रहण करना, माता पिता की क्रिया हो गई प्रदान करना। ठीक है। अब आते हैं, और ये निश्चित है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, इसमें कोई ढीलापन नहीं है, बिल्कुल निश्चित बात है क्या प्रदान करना है। पोषण और संरक्षण के अर्थ में वस्तुएं प्रदान करना। जिम्मेदारी क्या है माता पिता की? बताइए कुछ। अभी हमने कुछ चर्चा की, इससे कुछ निकल के आ रहा होगा। क्या जिम्मेदारी है माता पिता की? अभी जो आपने बताया कि माता पिता की जो जिम्मेदारी है, शरीर के हिसाब से उसको जो पोषण देना है वो, और मानसिक स्तर पे उसको जिम्मेदारी, समझदारी पूर्वक और उसको वो पोषण देना, मतलब वो दोनों पार्ट। पर ये तो उसकी क्रिया है, ये तो हम बोल ही चुके हैं पहले कि पोषण और संरक्षण के अर्थ में वस्तुएं प्रदान करना, ये तो उसकी क्रिया है। जिम्मेदारी क्या है? सही गलत का भेद बताना। और
तो शिक्षा का भाग हो गया ना, मार्गदर्शन का भाग हो गया। हाँ, समझदारी और ज्ञान प्रदर्शन करना, वो शिक्षा और मार्गदर्शन का भाग हो गया। इसमें सब सामान्य सी बात है और एक की पॉइंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज की डेट में माता पिता ये प्रयास कर ही रहे हैं कि पोषण और संरक्षण के अर्थ में वस्तु प्रदान करने का। आप लोग करते ही हैं माता पिता जो आप में से, लेकिन जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं हो रही? क्योंकि जिम्मेदारी है प्रयोजन के अर्थ में क्रिया को करना। बच्चे को समझदार और जिम्मेदार बनाने के लिए उसको खाना खिला रहे हैं, बच्चे को समझदार और जिम्मेदार बनाने के लिए उसको कपड़ा दे रहे हैं, बच्चे को समझदार जिम्मेदार बनाने के लिए खिलौना दे रहे हैं, समझदार जिम्मेदार बनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, उसके लिए उसको अवसर दे रहे हैं, उसके लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसके लिए साधन दे रहे हैं। ये भाग भूले रहते हैं। हम अवसर दे रहे हैं, साधन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन समझदार जिम्मेदार बनाने के लिए दे रहे हैं, ये हम भूले बैठे। इसका परिणाम क्या होता है? बच्चों को पता नहीं है किस चीज के लिए मिल रहा है, माता पिता को नहीं पता है, मिल रहा है बस। लक्ष्य नहीं पता होता, इस चीज को भूल जाते हैं कि हम किस प्रयोजन के लिए दे रहे हो। उनको नौकरी या किसी अन्य चीज का प्रयोजन उनको बताए रहते हैं। मुझे ये केवल ये लगता है कि भाई ये तो वो बोल रहे हैं, भटके हुए रहते हैं। हाँ, तो हम ही भटके रहते हैं माता पिता के रूप। हम ये जांच नहीं करते कि ये वस्तु देने से समझदार जिम्मेदार बनने में सहायता होगी या उसमें समस्या आएगी। ये जांच की जरूरत है कि नहीं है? हाँ, तो हमें खुद देखना ही पड़ेगा कि भाई इस काम से, इस प्रक्रिया से, इस वस्तु से, इस अवसर से, इस साधन से बच्चे की दिशा क्या होगी। तो दिशा के प्रति उसे जागृत करना, उसको बताए रखना, अपने में पहले स्थिर हो जाना कि हाँ मेरे को समझदार जिम्मेदार बनाने के लिए हम पेरेंटिंग करना, और बच्चे का भी ध्यान लाना, भाई तुम्हारे को जो कुछ भी दिया है इसके लिए। तो बचपन से जब छोटा सा है उसको लोरी सुनाते हैं तब उसको यही सुनाओ, तुम्हें खाना खिलाते हैं ताकि तुम बड़े होकर समझदार जिम्मेदार बनो। ऐसे गीत, कविता, गाने सब बनाए जा सकते। देखा जाए सर तो आज से लगभग 25 साल 30 साल पहले जो पेरेंटिंग थी वो फिर भी इन चीज़ों को कुछ निर्वहन करते थे काफ़ी हद तक। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं था, पास में करते थे, क्योंकि अगर होता तो फिर आज के बच्चे समझदार होते, आज के जो बड़े हैं वही तो पेरेंट्स हैं आज के, जो उस वक्त के बच्चे थे वो आज के पेरेंट्स। कुछ चीजें दिखती थी फिर भी उसका भाग लग सकता है। हाँ, ये सब इनको हैं? हो गए सब क्लियर। एक बात ये कहने हम, हाँ, जैसे हम आप देखिए सामाजिक बात है, हम अपनी बात बोल रहे हैं, जिसको हंसना सो हंसना, कोई परेशानी नहीं। जैसे हम आपके पास 7 दिन के पास 7 दिन हुए, यहाँ पे 6 दिन हुए बैठे। हाँ हाँ, हम आपको तो समझ नहीं सकते सर कि आप कितने समझदार हैं, लेकिन आप तो मुझे समझ सकते हैं। तो मुझे देख करके बता सकते कि मुझे कितना कैंप जरूरी है करना। एक और क्या चीज समझना, हर चीज उपयोगी लग रही है, जो बदल के जब तुम्हारी जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए कम से कम एक और कैंप की जरूरत है। दोनों हो जाएगा, कम से कम एक और की जरूरत, एक पूरा दूसरा पूरा करो फिर और बताएंगे। चिंता किस बात की है? समय की कमी है? कोई कमी नहीं है। तो अब परिवार की अनुकूलता देखते हुए, सब कुछ देखते हुए अगला कैंप जब कुछ योजना बना लो उसको कर लो, क्या परेशानी। फरवरी में होगा, यहीं पे मैं ही लूंगा, तब आ जाना। ये मुद्दा तो हो गया सेटल, खत्म। अगले शिविर में आ रहे हो, आके मान लिया हमने, ठीक है। अब आगे मुद्दे पे आए अपने, इस पे वापस। हाँ, ठीक है। तो माता पिता संतान संबंध का प्रयोजन है, जो अगली पीढ़ी है यानी संतान जो है निश्चित आयु आते आते तक समझदार जिम्मेदार बने। तो इस संबंध में माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो जो अवसर, साधन, प्रोत्साहन बच्चों को दे रहे हैं अपने पोषण और संरक्षण के अर्थ में, वो सब समझदार और जिम्मेदार बनने के लिए दें। इस बात का वो खुद स्वयं ध्यान रखें। बच्चों की जिम्मेदारी क्या है?
उनकी भी जिम्मेदारी यही है कि समझदार और जिम्मेदार बनने के लिए ग्रहण करें। हमें जो अवसर मिला है, जो साधन मिला है, जो प्रोत्साहन मिला है पोषण और संरक्षण के रूप में, वो समझदार और जिम्मेदार बनने के लिए मिला है। इसका बोध उन्हें रहे। छोटी आयु में तो उनको बोध नहीं रहेगा, तो आगे पालन के अर्थ में उसको कराया जाए। तो जैसे जैसे तर्क शक्ति विकसित होती है उनको इस बात का बोध कराया जाए, तुम्हारा कोई अवसर, साधन, प्रोत्साहन इसके लिए दिया जा रहा है, ताकि वो 12, 13, 14 वर्ष की उम्र तक उनके अंदर ये लक्ष्य बना रहे, मेरे को समझदार जिम्मेदार बनना है, मैं हर काम इसके लिए करता हूँ। उसके लिए उनसे चर्चा हो, उसके लिए वो अपने तार्किक विधि से इस बात को जस्टिफाई कर पाए कि ये कैसे ये काम जो है समझदारी के अर्थ में है, जिम्मेदारी के रूप में। ये है जिम्मेदारी इस संबंध में, प्रयोजन के अर्थ में क्रिया करना। इसमें अपेक्षाएं भी निश्चित। अपेक्षा यही है, माता पिता की अपेक्षा यही है, बच्चा बड़ा होकर समझदार जिम्मेदार हो जाए। उससे थोड़ी एक स्तर नीचे की अपेक्षा है कि जो अभी मैं वस्तु दे रहा हूं, साधन दे रहा हूं, प्रोत्साहन दे रहा हूं, इसको ये प्रयोजन के अर्थ में प्रयोग कर। बच्चों को हम पैसे देते हैं, फीस जमा करा दो, किताब खरीद लो, कुछ कर लो, तो उसी काम के लिए इस्तेमाल करें। या हम अवसर देते हैं, कॉलेज पढ़ने जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, तो पढ़ने जाए, किसी और काम में ना लग जाए। ठीक है, तो यही अपेक्षा है। और संतान की अपेक्षा भी यही है। पहले तो उसको पता नहीं होता, अबोध होता है जब 5-7 वर्ष तक, फिर उसकी अपेक्षा यही रहती है कि उसको अपने समझदारी, जिम्मेदारी के अर्थ में, आगे विकसित होने के अर्थ में उसको अवसर मिलते रहे, साधन मिलते रहे, प्रोत्साहन मिलता रहे, पोषण और संरक्षण के रूप में। समाज की भी यही अपेक्षा है। तो इस प्रकार का ये जो पूरा समझने का तरीका है, इसको बोलते हैं संबंध को पहचानना। इससे अब हमारे को माता पिता संतान संबंध की समझ बनती है। अच्छा, ये है ये चीज, इसको बोलते हैं संबंध की पहचान। अब इसको हम कहीं भी अप्लाई करते हैं, कहीं पे भी माता पिता संतान संबंध होगा, इसको अप्लाई करते हैं। समझना एक बार होता है, जीना बारंबार होता है। ठीक है, ऐसे ही भाई बहन संबंध का क्या प्रयोजन है, क्या क्रिया है, क्या जिम्मेदारी है, क्या अपेक्षा है। पति पत्नी संबंध का क्या प्रयोजन है, क्या क्रिया है, क्या जिम्मेदारी है, क्या अपेक्षा है ना। फिर मित्र मित्र संबंध का क्या है, साथी सहयोगी संबंध में क्या है, व्यवस्थागत संबंध में क्या है, ये सब प्रकार से गुरु शिष्य संबंध में क्या है, ये सब का विश्लेषण किया जाता है। आप चाहें तो ये प्रयास आप कर सकते हैं, इसी विश्लेषण को अन्य जो 7 संबंध हैं उसमें आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं। 7 संबंध ये टी ब्रेक के बाद शुरू कर देंगे। बेल हो गया। ठीक है, चलिए चाय पीते हैं।